डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी स्वघोषित डॉक्टर हैं, कोई डिग्री नहीं है। आप देखिए ना, बोलते हैं एमडी करना पड़ेगा। एमडी का फुल फॉर्म क्या है? मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स। बड़ी बीमारी कोई नहीं होती। पेशेंट अगर खा सकता है तो ले लो उसको, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आए। टाइप 1 टाइप 2 जो शुगर है, क्या ये खानदानी होता है या किसी को भी हो जाता है? खानदानी किसी को भी नहीं होता, पहली बात तो ये। तो क्या आपके इलाज बहुत महंगे होते हैं क्या? इलाज तो फ्री है। सबसे डेंजरस दवाई की किताब पैरासीटामोल बन जाओगे, सीधा किडनी फेलियर, सीधा, और वो के एक्यूट, मतलब अचानक रातों रात। हमारे यहाँ पे अक्सर अधिकतर पेशेंट वो आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर ने बोला 4th स्टेज कैंसर। मैं दुनिया का पहला इंसान मानता हूँ कि 2020 में जिसको पूरा इंटरनेट से गायब कर दिया। कोई भी मोटा व्यक्ति आराम से दुबला हो सकता है। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी पतले होंगे। और जो स्मोकिंग है या फिर लिकर लेते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो यही का मतलब दुनिया का सबसे अच्छा खाना जो बिल्कुल सस्ता मिल रहा है, रेडी में मिल रहा है, हाँ, धड़ाधड़ मिल रहा है, तो वो ले लो। कि आप कहते हैं कि 75% डायलिसिस के मरीजों को आपने बचाया है। आप डर जाओगे तो आपको लूटना आसान है। इतनी देर बॉडी को भूखा रखेंगे तो बॉडी क्या करेगा? ट्यूमर को खाएगा। जो चीज़ हम शाम के 6 बजे के बाद खाते हैं, वही चीज़ हाई ब्लड शुगर बनता है, वही हाई ब्लड प्रेशर बनता है, वही ट्यूमर बनता है, वही कैंसर बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है। जो लोग नाइट ड्यूटी वाले प्रोफेशन में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें मौतें, उनमें मोर्टलिटी एंड डिजीज इज हाईएस्ट। दूध से आदमी बीमार हो रहा है, तो क्या ये सही है? इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, जिसका भी आपने नाम लिया। कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, इंसान ही खाता थे। कभी आपने गूगल में खुद के बारे में सर्च किया? हाँ, कई बार सोच किया। आजकल पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ी हुई है, और खासकर देखेंगे तो भारत में इसका असर कहीं ज्यादा है, क्योंकि लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। तो एलोपैथ निकल करके ऊपर आ रहा है, तमाम तरह की मेडिसिन, तमाम तरह की सर्जरी आ रही है। लेकिन जब से डिजिटल दुनिया पावरफुल हुई है, तब से आम पब्लिक ने यह कहना शुरू किया है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रॉड है, क्योंकि आयुर्वेद को पीछे रखा गया। अब जब आयुर्वेद निकल करके लोगों के बीच में आया है, तो बहुत से लोग अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार करके ही ठीक हो जा रहे हैं, अपने खान पान को सुधार करके ठीक हो जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए जब आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाते हैं और लास्ट में वो हार जाता है, तो ये कहता है कि एक काम करिए कि अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए और नेचर के करीब जाइए। पिछले 4 साल पहले एक नाम डिजिटल दुनिया में ऐसा निकल के आता है जिसको लोग तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो नाम धीरे धीरे जो मेडिसिन की दुनिया है, फार्मा दुनिया है, उसमें वो विवादित होते चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की। आपने उनको देखा होगा, उनके वीडियोस को देखा होगा, और आपने तब उनको और भी जाना होगा जब सिद्धू जी की वाइफ ठीक हुई और ये कहा गया कि उनका जो इलाज चल रहा था वो इनके ही थ्रू चल रहा। तो आइए सीधे बात करते हैं, मिलवाते हैं और ये जानते हैं कि क्या सच है और क्या फसाना है। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम यही से उठाएंगे एक सवाल जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप ये कहते हैं कि डायबिटीज कोई बीमारी ही नहीं है, और आजकल देखा जाए तो हर आदमी या तो टाइप 1 या तो टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहा है। तो क्या सच में डायबिटीज बीमारी नहीं है? देखिए, डायबिटीज को बीमारी, डिजीज है ना, डिजीज की कैटेगरी में कभी रखा नहीं गया है। अच्छा। है ना, टेक्निकली डायबिटीज कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन, मेडिकल परिस्थिति। जैसे मान लो डायबिटीज का मतलब ये हुआ कि हाई ब्लड शुगर। ओके। ब्लड में शुगर की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, यही डायबिटीज़ है। तो ये बीमारी के श्रेणी में है ही नहीं, मेडिकल कंडीशन। तो मान लो किसी का ब्लड शुगर 300 आता है, 300 आने का मतलब है कि उसके 1 लीटर खून में, मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है, तो 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर। अच्छा। तो वो 300 आएगा। ठीक है। ग्लूकोमीटर में देखते हैं 300, व्हाट इट मीन्स, आपके 1 लीटर खून से अगर चूस के सारा चीनी निकाल दें, ग्लूकोज, दैट विल बी 3 ग्राम्स। 3 ग्राम कितना होता है? करीब 5 ग्राम से 1 चम्मच बनता है, 1 चम्मच स्पून, तो आधा चम्मच, है ना। तो जबकि 300 इज हाई, इसी को अगर 200 कर दो आप, यानी कि 1 ग्राम शुगर निकाल दो हर लीटर ब्लड से, तो 5 लीटर ब्लड मेरे बॉडी में है, तो 5 ग्राम निकालना पड़ेगा ना। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच शुगर अगर मैं अपने ब्लड से निकाल दूं, मेरा डायबिटीज खत्म हो गया। दैट इज व्हाट इज डायबिटीज। सो इट इज नॉट ए डिजीज पर से, इट इज ए मेडिकल कंडीशन। कंडीशन ये है, मान लो आपने बहुत अभी दौड़ के आए, तो इस वक्त कंडीशन ये होगी कि आपका हार्ट बीट ज्यादा होगा, बिल्कुल, लेकिन वो टेम्पररी कंडीशन है। जब परिस्थिति थोड़ी बदलेगी तो आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे सांस थमेगी। हाँ जी। तो परिस्थिति की वजह से है, तो इट इज ए मेडिकल कंडीशन, नॉट ए डिजीज टेक्निकली। अब आता है कि 1 चम्मच 300 वाले को निकालने में कितना टाइम लगेगा। हमने देखा है इट टेक्स अबाउट 2 to 3 days। ओके।
अगर वो DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैं एडवाइस करता हूँ उसमें रहे तो जो चीज़ जो कंडीशन 2-3 दिन में ठीक हो जाती हो उसे डिजीज़ कैसे कह सकते हैं? टेक्निकली तो नहीं कह सकते, वैसे कहते भी नहीं है, मेडिकल कंडीशन बोलते हैं इसको, हाई ब्लड प्रेशर मेडिकल कंडीशन बोलते हैं, किडनी डिजीज़ बोलते हैं, लिवर डिजीज़ बोलते हैं, कैंसर को डिजीज़, हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ डिजीज़ नहीं है ना? तो ये सिर्फ मेरा कहना नहीं कि बीमारी नहीं है, ये मेडिकली यही एक्सेप्टेबल। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको साइंस ये कहता है ना कि ये तो अब डिजीज़ है और लाइफ लॉन्ग चलेगी, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और आप उन्हीं चीज़ों पे दावा करते हैं कि ये तो मतलब एक मनोदशा या परिस्थिति सापेक्ष बीमारी है। तो इसी तरह से आप बीपी के बारे में भी कहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि 72 घंटे में शुगर को मतलब शुगर फ्री कर देंगे, किसी को शुगर से निजात दिलवा देंगे। तो ये संभव है क्या? हाँ, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए कि साइंस ये कहता है, वो साइंस नहीं कहता, डॉक्टर ये कहता है। डॉक्टर इज ठीक नॉट है साइंस। हमने डॉक्टर को साइंस मान लिया जी। ये समझ लिया कि डॉक्टर साइंस ही बोल रहा होगा। हाँ साइंस नहीं कहता कि ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर बोल रहा है ठीक नहीं हो सकती, है ना? तो डॉक्टर को बताना चाहिए कि भाई कहाँ लिखा है कि ठीक नहीं हो सकता। हाँ, आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, हाँ लेकिन जब वो अपना लाइफस्टाइल बदलेगा तो ठीक हो सकता है। साइंस तो ये कहता है ना? साइंस में ये नहीं लिखा कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये जरूर है कि बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। तो हम मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस में कंफ्यूज करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस मान के बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल को साइंस मान के बैठे हुए हैं, दवाइयों को साइंस मान के बैठे हुए हैं। वो तो फार्मा लॉबी चलाती है ना, है ना? तो वो साइंस को आगे आने नहीं देती। साइंस में जो चीज़ लिखा है वो साइंस की किताबों के अंदर दबा हुआ है, और जो चीज़ आपको परोसा जा रहा है वो फार्मा लॉबी ने जो बताया वो आप तक पहुंच रहा है। तो जैसे माने DIP डाइट है, मैं तो आप सबसे जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त कि 3 दिन यू बी ऑन DIP डाइट, आपकी मजबूरी हो जाएगी दवाई को छोड़ना, नहीं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो 72 आवर्स, 3 दिन तो 3 दिन में निकल जाना है ना? या ये भी नहीं करना है DIP डाइट, तो सिर्फ एक काम करो, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। सूर्य से पहले काम खत्म, खाना खूब खाओ, लेकिन डोंट ईट आफ्टर सनसेट, डिनर पहले कर लो। 7 दिन लगेंगे। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अगर ये बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए और लोग तैयार भी हो जाए कि हाँ भाई 6 बजे तक हम खा लेंगे, फिर कुछ नहीं खाएंगे, पानी पियेंगे, फिर तो 7 दिन लगेगा, हद से 10 दिन लगेगा। तो जो चीज़ हम शाम के 6 बजे के बाद खाते हैं वही चीज़ बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, वही चीज़ हाई ब्लड शुगर बनता है, वही हाई ब्लड प्रेशर बनता है, वही ट्यूमर बनता है, वही कैंसर बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है। तो बॉडी उसको यूज़ करेगा या स्टोर करेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम यू आर ईटिंग इट। लेकिन सर एक समस्या है ना, जो अभी लाइफ सर्कल हो गया है लोगों का ना, वो बड़ा अलग हो गया है। लोग अगर सोते हैं रात को 12 बजे, तो अगर 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे तो रात को 12 बजे तक वो क्या करेंगे? कई लोग ऐसा है जो रात में ही जॉब करते हैं, उनको रात में खाना पड़ता है, तो वो अपनी लाइफ सर्कल को कैसे बैलेंस करें? वो एक्सेप्ट कर ले कि मैं बीमार रहना है। मान के चले, जैसे अगर आप कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी नई गाड़ी है लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मेरे घर में तो उसके आसपास तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो एक्सेप्ट ही कर लीजिए आपकी गाड़ी 2-4 साल ही चलेगी। मान लीजिए गाड़ी बनी है पक्की सड़क के लिए, जंगल के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी भी एक पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए बनी है, उस परिस्थिति से बॉडी को हटाएंगे तो बॉडी जवाब दे देगी, जैसे गाड़ी जवाब देती है। उस परिस्थिति में वापस लाएंगे तो वापस आपकी बॉडी ठीक होने लगेगी। बॉडी को इससे मतलब नहीं कि आपका जॉब कब है, बॉडी को इससे मतलब है कि मुझे इनपुट इतने बजे मिला है तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रात को खाना मिल रहा है तो मुझे इसको स्टोर करना है। दैट इज द प्रिंसिपल बॉडी इज लर्नड। पूरे दुनिया में जो जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, जैसा आपने बताया, जैसे जो सोल्जर्स होते हैं, हाँ। या इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, या फ्लाइट वाले जो लोग होते हैं, हवाई जहाज के गार्ड्स होते हैं, तो उनमें जो मोर्टलिटी रेट होती है वो सबसे लीस्ट होती है। अच्छा। हाँ, मोर्टलिटी रेट सबसे हाईएस्ट होती है, दे डाई फास्टर। ओके। उनकी जो उनमें कैंसर, हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा होती है। पूरे दुनिया का जो सर्वे कहता है कि जो लोग नाइट ड्यूटी वाले प्रोफेशन में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ वाले भी रहते हैं कई बार, है ना, तो उनमें मौतें, उनमें मोर्टलिटी एंड डिजीज इज हाईएस्ट। मैंने सारे आंकड़े कलेक्ट करके किताब बनाई है, द सर्केडियन डॉक्टर। ओके। उस किताब में आप जाएंगे तो पूरे दुनिया भर के डेटा मिल जाएंगे। तो मान के चलना चाहिए उनको कि हमारी आयु 100 साल नहीं, हमारी आयु 50 साल है। मान लो जो सोल्जर है फोरफ्रंट पे जा रहा है, वो मान के ही चल रहा है कि मुझे गोली लग सकती है, मैं मर सकता हूँ, राइट? उसको पहले से ही माइंडसेट है कि ये मतलब जॉब हैजर्ड्स हैं, तो जॉब हैजर्ड्स को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बॉडी को कोई पर्टिकुलर परिस्थिति चाहिए, वो देंगे तो ही बॉडी आपका फलेगा फूलेगा। वो नहीं देंगे तो बॉडी को ये नहीं पता क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना है, क्योंकि मैं रात को 12 बजे, तो ये एक्सक्यूज बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करता। प्रॉब्लम ये है। एक आइडियल जो 24 घंटे की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, सोना, जगना, खाना पीना, वो आपके नज़र में क्या हो सकता है?
इट डिपेंड्स ऑन एज। फॉर एग्जांपल जितनी हमारी एज बढ़ती रहती है हमारी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती है। हाँ। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो 20 घंटे सोता है ना। और जो यंगस्टर होते हैं वो करीब 8 घंटे 9 घंटे सोएंगे तो ही उनकी डेवलपमेंट होगी जब ग्रोइंग एज में। मेरी एज जैसे मान लो 50 साल से ऊपर है तो मेरी रिक्वायरमेंट 7 घंटे की है। आप 50 से ऊपर हैं? 52। लगते नहीं आप बिल्कुल। अच्छी बात है चलो। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट 7 घंटे की है। हाँ। अगर मैं 5 घंटे के सो के काम चलाता हूँ तो यानी कि आप अपने गाड़ी की इंजन को ज़्यादा चला रहे हैं, अच्छा। है ना, तो जल्दी वो वेयर आउट हो जाएगा। तो एक तो हो गया नींद, दूसरा हो गया खाने की टाइमिंग। डोंट ईट बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट आफ्टर 6 PM या फिर 7 PM, राइट। तो ये हो गया टाइम ऑफ ईटिंग। और तीसरी चीज़ है लिटिल बिट ऑफ सनलाइट एवरी डे। ओके। धूप की किरण कभी थोड़े बहुत पड़ जाए। ये और चौथी और आखिरी बात कि आपके डाइट का जो मेजर हिस्सा है दैट इज अबाउट 70% शुड बी फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। बाकी 30% कैन बी एनीथिंग एल्स, ग्रेन्स वगैरह, कुक फूड। सो दिस इज द आइडल जो आप पूछ रहे हैं, आइडल बैलेंस। अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। मान लो गाय का दूध है वो तो गाय के बच्चे के लिए है ना, तो वो अगर हम पियेंगे तो उसमें जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स विल नॉट सूट अस। अच्छा, आजकल ये चर्चा बहुत चली है सर कि दूध से आदमी बीमार हो रहा है, तो क्या ये सही है? दुनिया के यस, आंसर इज यस। पूरे दुनिया के जितने भी रिसर्च मैंने देखे हैं उन सबको कलेक्ट करके मैंने एक जगह डाल दिया है, biswaroop.com biswrp.com/white truth, एक ही वर्ड है। तो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली जितने सारे ट्रायल्स में दूध को लेके उन सारे ट्रायल्स में यही पाया गया कि दूध से हार्ट डिजीज, दूध से डायबिटीज, दूध से कैंसर, दूध से डायबिटीज टाइप 1, ऑल काइंड ऑफ डिजीज। इवन जो मेरा DIP राइट है इस पे भी ट्रायल हुआ क्योंकि हमारे DIP राइट में कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा 2 साल ट्रायल चला, उसमें भी कंक्लूजन ये निकला कि दूध अगर हम छोड़ते हैं तो हमारी हड्डियों की बीमारी ठीक होने लगती है, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है, हार्ट डिजीज ठीक होने लगती है सिर्फ छोड़ने से, कोई चीज़ ना भी जोड़ो तो द डेयरी प्रोडक्ट इज द मेन कल्प्रिट। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2019 में दूध और डेयरी प्रोडक्ट को फूड के लिस्ट से हटा दिया, नो मोर इन द फूड लिस्ट। ओके। हाँ, जबकि जब ये पिरामिड, एक फूड पिरामिड हमने पढ़ा है बचपन में, उस पिरामिड में पहले दूध नहीं हुआ करता था। ये जो मिल्क लॉबी ने दूध को पैसा खिला के WHO को, मेरी किताब है कैसे खिलाया, जिनको पढ़ना है, व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक, इसमें मैंने पूरा एपिसोड दिया WHO को कैसे खिला के जो डेयरी इंडस्ट्री ने दूध को एक जगह दे दी फूड पिरामिड में, ताकि बचपन से बच्चे के दिमाग में आ जाए कि दूध तो पीना है। पहले नहीं हुआ करता था। पहले मतलब कितना पहले? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता था या घर में जब गाय भैंस लोग रखते थे तो इसीलिए रखते थे कि उसका दूध पी पाएंगे। और हाँ नहीं, वो प्रथा तो पहले से है, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ जी। साइंटिफिकली मिल्क नीदर नाउ इज कंसिडर्ड एज अ फूड नॉर अबाउट 70 years बैक वाज कंसिडर्ड एज फूड साइंटिफिकली। प्रथा तो खैर है ही है दुनिया भर में, या हमारे देश में तो है ही है, हरियाणा में तो बहुत पहले से है कि गाय का दूध पीना है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंटिफिकली ये देखा गया, हम अपने पेशेंट को देखते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं या BP के पेशेंट हैं, मेरी कुछ बात मत मानिए, सिर्फ इतना कीजिए 15 दिन डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के देखिए, आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर धीरे धीरे नीचे आएगा, हड्डियों की जोड़ों की दर्द धीरे धीरे वो गायब होने लगेगी बाय जस्ट ड्रॉपिंग द डेयरी, है ना। तो मतलब ये कि साइंस क्या कह रहा है, प्रथा क्या कह रही है, आपकी बॉडी क्या कह रही है। अगर 15 दिन में आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, नींद अच्छी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाता है, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल में आता है, तो बॉडी ने बता दिया कि हमें नहीं चाहिए, देन यू कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 वीक। ऐसे कंटिन्यू करते रहिए, हर दिन लाभ मिलता रहेगा तो आप सही डायरेक्शन में। तो जो हर प्राणी का जो दूध बनता है उस प्राणी के बच्चे के लिए उतने समय के लिए बनता है जब तक बच्चों के दांत नहीं आते, उसके बाद बनना बंद हो जाता है ना। तो ये कुदरत ने इस प्रकार बनाया है ताना बाना, और हम क्या करते हैं कि गाय के बछड़े को हटा के वो दूध हम पीते हैं, वो भी जिंदगी भर। सिर्फ इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय को मार के खा जाएगा, गाय का दूध नहीं पीने लगेगा पकड़ के, है ना। तो वाइल्ड लाइफ में अगर गिवन अ चांस कोई भी जानवर दूध नहीं पिएगा। मान लो जो तो पालतू बिल्ली है, वो तो पिज्जा भी खा लेगी, क्योंकि भाई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, जो मालिक दे रहा है वो खाना पड़ेगा, या जो मिल रहा है वो खाना पड़ेगा। वाइल्ड में नहीं, वाइल्ड में नो एनिमल विल ड्रिंक मिल्क, जब उनके पास ऑप्शन है तो मिल्क इज नॉट ए फूड, ये फूड नहीं है। और उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट खुद पे ही करना पड़ेगा 15 दिन का, यू विल नो कि आपके कौन कौन से सिम्टम है वो गायब हो रहे हैं। आप जब नेचर की बात कर रहे हैं, DIP की बात कर रहे हैं,
और अपने खाने को, डाइट को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, तो आजकल एक नया चलन चला है कि आदमी खाना कम खाता है और रेडी फूड जो होते हैं वो खाता है, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, जिसका भी आपने नाम लिया। तो ऐसे लोगों की लाइफ क्या होती है और किस तरह का प्रभाव पड़ता है इनके बॉडी ऑर्गन पे? लाइफ क्या होती है समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर लीजिए तो समझ आ जाएगा। 2 गड्ढे खोदिए, एक गड्ढे में सेब डाल दीजिए, एक गड्ढे में पिज़्ज़ा डाल दीजिए, गड्ढे को भर दीजिए मिट्टी से। 1 महीने बाद आइए, सेब वाला गड्ढा खोदेंगे तो सेब नहीं मिलेगा, कीड़े मकोड़े खा गए। पिज़्ज़ा वाला गड्ढा खोदेंगे तो पिज़्ज़ा वैसे ही मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? कीड़े मकोड़े भी पिज़्ज़ा नहीं खाते, इंसान ही खाता सिर्फ। ये सच है? करके देखिए, सच है, हमने तो कई बार किया दिखाने के लिए लोगों को, है ना। तो इट इज़ नॉट ए फूड, इट लुक्स लाइक ए फूड। मतलब इवन द कीड़े मकोड़े भी सेंस करते हैं कि ये फूड नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े प्लास्टिक नहीं खा लेंगे, हाँ, लकड़ी नहीं खा लेंगे, कागज नहीं खा लेंगे, हाँ, है ना। तो दे सेंस व्हाट इज फूड। तो जो चीज दुनिया भर के इंसेक्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, हाँ, उस चीज को आप फूड मान के खा रहे हैं, हाँ। तो फूड तो है नहीं। तो वो तो आपकी बॉडी में नुकसान करेगा, भारी नुकसान करता भी है। आप अभी किताबों का जिक्र कर रहे थे, यहाँ मैंने देखा ऊपर से नीचे तक सारी आपकी किताबें हैं जो लिखी हुई हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था तो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर विश्वरूप तो खुद ही पब्लिशर बन गए, खुद अपनी किताबें छाप रहे हैं और वो कहीं से ऐसे प्रमाणित तो है नहीं। इस तरह की बातें जब आप तक आती हैं तो आप कैसा हाँ नहीं, रेट करते हैं? ऐसा है कि आप मेरी कोई भी किताबें आप पढ़ी है सारी, कोई भी उठा के देख लेंगे तो मेरी पब्लिश नहीं है कोई भी। भारत में डायमंड पॉकेट बुक है, लंदन में CRC प्रेस है, वियतनाम में बी मेमो है। अलग अलग देश, जर्मनी में अलग पब्लिशर है, ठीक है ना। तो अलग अलग देशों के पब्लिशर ने मेरी बुक पब्लिश की है। पहली किताब जो मैंने अपनी पब्लिश की है वो 2 महीने पहले। मेरी बड़ी इच्छा हुई कि जब लोग बोलते हैं आप खुद ही पब्लिश करते हैं तो एक बुक खुद ही पब्लिश कर डालो। DIP डाइट जो मैं इतने 14 साल से बोल रहा हूँ, उस पर जो बुक है, दैट इज आई पब्लिश माई सेल्फ। बाकी मेरी टोटल 50 किताबें हैं। 33 बुक्स तो मेडिकल पे ही हैं, बाकी अलग अलग मेंटल हेल्थ और बाकी चीज़ों में है, मेमोरी वगैरह पे। तो मेरी एक बाकी सारी 49 बुक्स आर पब्लिश्ड बाय रेपुटेड पब्लिशर नेशनली, इंटरनेशनली। और करीब मेरी किताबें 70 भाषाओं में हैं। कुछ किताबें 70 वर्ल्ड डायबिटीज़ फ्री वर्ल्ड 70 लैंग्वेज में है। ज़्यादा किताबें 5-7 लैंग्वेज में तो ही हैं, बेस्ट सेलर हैं। तो लोग तो बोलेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अच्छा, एक मजेदार बात, कभी आपने गूगल में खुद के बारे में सर्च किया? हाँ, कई बार सर्च किया। आप देखेंगे कि जो वेबसाइट हैं, जो न्यूज़ की चीज़ें हैं, वो तो ठीक है, बैलेंस लिखती हैं, लेकिन विकिपीडिया ऐसे लगता है कि जैसे आपके खिलाफ किसी ने लिखवाया हो। हाँ। मतलब उसमें एक भी चीज़ वो नहीं है, और उसमें जो सबसे पहली लाइन है ऊपर कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी स्वघोषित डॉक्टर हैं, कोई डिग्री नहीं है, उसके बाद भी, और उसमें ऐसे ऐसे वर्ड लिखे गए हैं कि मुझे लगता नहीं कि विकिपीडिया इस तरह से लिखता होगा। इसमें आप सही बोल रहे हैं कि ये लिखवाया गया है फार्मा लॉबी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक द पब्लिक अंडरस्टैंड। विकिपीडिया में किसी भी पेज को खोल लीजिए, किसी का भी, इंसान का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, जब भी कुछ लिखती है तो साथ में एक रेफरेंस देती है। वो रेफरेंस किसी अखबार का होगा या कोई रेपुटेड जगह का होगा। लेकिन विकिपीडिया में रेफरेंस दे रहे हैं, एक मान लो एक किसी एक इंसान का 2 पेज का वेबसाइट, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि विकिपीडिया करता नहीं कभी। या जैसे बोला सेल्फ पब्लिश्ड, ये लिखा हुआ है, कोई रेफरेंस ही नहीं है उसका। सेल्फ पब्लिश कैसे लिख दिया? मेरी तो सारी किताबें ऑनलाइन है, आप अमेजन में जाओ, मेरी सारी किताबें हैं। तो इस तरह से मैंने गिनीज बुक में मेरा नाम है 2008 में, 8 के एडिशन में, फास्टेस्ट मेमोरी इन द वर्ल्ड। तो विकिपीडिया में नहीं है, जबकि ये तो एक कीर्तिमान होना चाहिए। और वो लिखा सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर लिखा है। तो मेरे पास तो 2-2 PhD की डिग्री है। श्रीधर यूनिवर्सिटी से डिग्री है मेरी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, PhD इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अलायंस यूनिवर्सिटी से डायबिटीज़ पे डॉक्टरेट। तो ये सारे तो लेजिटिमेट चीज़ें हैं। तो ये है कि बिकी हुई चीज़ें हैं, कुछ एक सेल हो सकती हैं, बाय हो सकती हैं, जो पब्लिक को खुद ही उसके अंदर घुस के देखना पड़ेगा। आपके इन रिकॉर्डों के बारे में तो कई अखबारों ने लिखा है, कई वेबसाइटों ने लिखा है उसके बारे में। आपने कुछ बीच में चलाया था, उसके बारे में लोगों ने, DIP के बारे में लोगों ने लिखा हुआ है। लेकिन फार्मा लॉबी से अब मुझे लगता है कि आपका 36 का आंकड़ा रहता है क्या? हाँ, फार्मा लॉबी बोलो, हॉस्पिटल लॉबी बोलो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलो, मेडिकल काउंसिल बोलो। तो क्योंकि लोग जब मुझसे सुनते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत लोग उनके पास वापस जाते होंगे कि आपने तो कीमोथेरेपी बता दी, आप ही की वजह से हालत हो गई, देखिए उन्होंने ही तो ये सबूत दिया। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू आंसर।
हाँ, है ना, कि भाई वो चीज एक चीज का प्रचार कर रहे हैं और उसका खिलाफ वो जो आम पब्लिक उन्हीं के पास जा रही हाँ, है ना, तो उनके लिए तो एक एक सिचुएशन आसान नहीं हो गई, हाँ, मुश्किल बन गया। तो ऐसे में क्योंकि वो लॉबी है, लॉबी का काम ऐसे ही होता है कि कोई भी चीज़ हमारे खिलाफ आ रही, कोई अड़चन आ रही तो उनको रोको। तो जाहिर सी बात है उनके तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, मेडिकल काउंसिल की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस, कोर्ट केस, ये सब पुलिस कंप्लेन, एफआईआर सब चलता रहता है। अब तो आदत पड़ गई है। कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब जितना चाहने वाले हैं ना, मुझे लगता है उतने ही विरोधी भी हैं आपके। हाँ, होता क्या है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ, चाहे फिजिकली जुड़े ना हो, हाँ, लेकिन जो फॉलो करते हैं और अच्छे लोग हैं, तो वो प्रोटेक्ट भी करते हैं कहीं। ओके, मुझे नहीं पता चलता कि वही आदमी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उनको हाँ, पता भी नहीं, वो चाहते भी नहीं कि मुझे पता चले, हाँ, बट दे आर इनविजिबल प्रोटेक्टर, है ना। हाँ, तो वो भी मैं फील करता हूँ कि भाई इतनी सारे लॉबी की ताकत आ रही है, लेकिन वो सॉर्ट आउट भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो इनविजिबल कोई ना कोई शक्ति है। वो कौन लोग होंगे? वो वही लोग होंगे जो चाहते हैं कि ये चीज़ आगे बढ़े। नहीं, बहुत चीज़ें ना, जैसे सिद्धू जी की वाइफ अगर ठीक हुई, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और आपने भी कई बार उससे वीडियो बनाया, तो ये अपने बड़ी बात है ना। ऐसे जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो ठीक ऐसे हुए। ऐसे तो बहुत लोग हैं। अभी जैसे मैंने जो चीज़ आपको बताया, हम्म, जो हज़ारों लाखों लोग अभी देख रहे हम्म, हैं, देखा ना, या ये वीडियो में देखेंगे, तो वो अप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल है, और ठीक हो जाना। और जब ठीक हो जाएंगे वो वहीं नहीं रुकेंगे, वो 4 लोगों को और बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। है ना। ठीक नहीं हुए तब भी बताएंगे, इसी में कमेंट भी करेंगे, कमेंट कोई पढ़ के वो खुद भी ट्राई करेगा। तो ये तो एक चेन रिएक्शन हो जाता है हम्म, ना। तो हमारा मकसद भी है कि यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। हम्म। आप मुझ पे निर्भर ना रहो। नॉलेज इज द पावर, नॉलेज लो, यू ट्राई योर सेल्फ, इफ यू आर सक्सेसफुल, टेल द रेस्ट ऑफ द पीपल। आपने बहुत अच्छा वो बोला, और मुझे ये पूछना भी था कि आप कहते हैं खुद से खुद के डॉक्टर बनो, तो कैसे कोई व्यक्ति अपना डॉक्टर बन सकता है? तमाम तरह की डिजीज होती हैं, बीमारियां इस तरह की होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, तो इससे कैसे आदमी निपट सकता है खुद से? देखिए, जब हमारे तो 20 हॉस्पिटल हैं और 500 क्लिनिक अभी खुल जाएंगे, कुछ क्लिनिक ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब, तो इतना पोथा लेके आते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स का। तो फर्स्ट स्टेप मैं बोलता हूँ कि इनको तो एक कोने में रख दो, ये तो मेरे लिए डस्टबिन है। हम्म, पेशेंट को क्या तकलीफ है, हम्म, तकलीफ जो बॉडी बता रही है, खांसी है, जुकाम है, वीकनेस है, पेन है, ठीक है ना, तो या ब्रेथलेसनेस है, ये सारे तो पेशेंट ही बताता है ना। मान लो आपको पेट में दर्द है, कौन सा आपको रिपोर्ट बताएगी? आप ही बताएंगे ना। तो जब उसको आधार मानेंगे तो बीमारी सिंप्लीफाई लगेगी। जब बीमारी को बीमारी के नाम से बताएंगे तो बीमारी बड़ी डिफिकल्ट लगेगी। बीमारी को पहचानो कि बीमारी के सिम्टम कौन से हैं, बात तो सही है ना। अब जब सिम्टम पकड़ लिया तो सिर्फ इतना ही तो करना है, ये सिम्टम गायब करना है। है। मान लो आपने बोला मुझे बुखार है, तो मेरा तो काम यही हुआ ना कि बुखार को गायब करना है। अब बुखार को एक नाम दे दूँ, HMPV नाम दे दूँ, उसको कोरोना नाम दे दूँ, उसको इन्फ्लुएंजा नाम दे दूँ, अब तो फिर वो कौन सा टीका लगता है, वो फिर बात वहाँ तक पहुँचेगी। मैं तो वहाँ तक जा ही नहीं रहा ना। आपको फीवर है, फीवर में आप गर्म पानी में दोनों पैर रख के बैठ जाएंगे, आधा घंटा फीवर गायब हो जाना है, 42 डिग्री सेल्सियस, इतना ही बोलना है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो इतना ही नॉलेज जरूरी है ना। फीवर के पीछे उसका नाम क्या किया जाए, डायग्नोस तक तो पहुंच नहीं रहे ना। तो इवन जितनी जितनी सारी बातें अब तक कर ली हमने, इतनी बातें किसी को बता देंगे, इरेस्पेक्टिव टाइम एज मेडिसिन बोलता हूँ, 6 बजे वाला जो, या डाइट का जो बताया, इससे ही तो मैंने देखा 50-60% लोग ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होना आसान है, भगवान ने आसान बनाया है, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई ने इसको ऐसे कर दिया कि आपको ये लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। दैट इज ए डिजीज मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर रहे वो, बीमारी को मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप देखिए ना, बोलते हैं MD करना पड़ेगा, MD का फुल फॉर्म क्या है? मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, तो है ना। तो दवाई बेचने का काम ही तो कर रहे हैं वो, देखा जाए तो, है ना। तो उस चीज़ के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर सारे दवाइयों का नाम याद करने पड़ेंगे, उनके डोजेज याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम तो उस पर डील ही नहीं कर रहे। एक एनिमल भी, शेर भी या कुत्ता भी, जब वो बीमार पड़ता है तो उसे पता है कि मुझे घास खाना है ना, मुझे भूखे रहना है। तो ये तो इनर इंस्टिंक्ट है, इसमें कोई बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अनवाइंड करना है, जो आपने पढ़ा है उसको भुलाना है, वो इम्पोर्टेंट है। हमने इसके लिए एक कोर्स भी शुरू किया, CIM, काफ़ी समय हो गए, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, 3 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन है सारा, 2 घंटा हर संडे को बैठना होता है, उसमें A to Z। उसके बाद कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। जितनी चीज़ें ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने में, बी योर ओन डॉक्टर, तो उतनी चीज़ें काफ़ी है। उन्हीं में से 500 लोग, वो अदरवाइज भी डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हीं में से 500 लोग, 500 प्लस लोग जो क्लिनिक अपना 23 जनवरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को ठीक करना आसान है, दिमाग को ठीक करना मुश्किल है। दिमाग को ये बताना कि भाई चीज़ें आसान हैं, दैट इज़ डिफिकल्ट।
अच्छा, नाम तो नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जो एलोपैथ के बड़े डॉक्टर हैं उसमें से कोई आपके पास आया हो कि भाई मेरा इलाज कर दो, मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ? हाँ हाँ, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ में मानते भी हैं और आगे भी प्रमोट करते हैं, चाहे वो एम्स के हों या गंगाराम के हों, टाटा के हों, कहीं कहीं के हों, आते रहते हैं। और नॉर्मली कोई भी पेशेंट है, जब तक कि वो खुद ना डिस्क्लोज करे कि मैं इनसे ठीक हुआ या मैं ठीक हुआ इस पद्धति से, जैसे सिद्धू जी की वाइफ ने, मैंने पहले कभी नहीं बताया, जब वो खुद ही आ गए टीवी पे तो मैं बता रहा हूँ कि भाई हाँ हमारे यहाँ से ठीक हुए, ठीक है ना। नहीं तो नहीं बताते कि जितने और सेलिब्रिटीज़ हैं या डॉक्टर्स भी हैं ठीक होते हैं, तो जब तक कि वो खुद ना वीडियो बना दें तब तक हम नहीं नाम डिस्क्लोज करते उनका। लेकिन येस, देर आर मेनी, और वो ना केवल ठीक होते हैं, वो फिर पेशेंट्स को भी बताने लगते हैं, क्योंकि उन डॉक्टर्स भी अच्छे हैं हर तरह के, उनको फिर वो पेशेंट को भी बताने लगते हैं कि इससे ठीक हो, भेजते भी अपने पेशेंट को। तो वो भी हैं अच्छे डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स फिर हमसे जुड़ भी जाते हैं, हमारे मुहिम में जुड़ के फिर काम भी करते हैं। अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, दे आर देयर, ऐसे भी। तो क्या इसको मानते हैं क्या, सिद्धू जी ने जब इसको डिस्क्लोज किया वो विवादित हो गए, नोटिस चला गया, तो मतलब फार्मा लॉबी उसके पीछे भी कि भाई? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, फार्मा लॉबी को लगा कि लोगों का भरोसा उस पर हो जाएगा कि लोग ट्राई ना करने लगे, तो अगर एक नोटिस भेज देंगे तो लोगों को लगेगा जरूर सिद्धू ने कुछ गड़बड़ किया, तभी तो नोटिस आया, नोटिस तभी आता है दिमाग में, है ना। हाँ उस नोटिस का नोटिस हमने भेजा, हाँ। और सिद्धू जी को तो 750 करोड़ का नोटिस भेजा था। अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़ के सिविल सोसाइटी ऑफ छत्तीसगढ़, हाँ। हमने उसी सोसाइटी को 7,500 करोड़ का नोटिस भेजा। अच्छा। हाँ, हमने कहा भाई, उनको लिखा कि आप ही के पच्चीनों पे चलते हुए एक जीरो मैं और लगा रहा हूँ। पहले तो इस नोटिस को भेजा इसका, भाई यू हैव टू क्लियर साइंटिफिकली कि भाई, कि आपने बोला कि कीमोथेरेपी का इलाज है, तो क्या ये इलाज है, कैसे कोई ठीक हुआ है, आप उत्तर दो, नहीं तो हम तो 7,500 करोड़ का आपको आगे केस कर देंगे। ये पब्लिक में नहीं आया लेकिन ये बात? पब्लिक में आया है, ये पब्लिक में आया है, कुछ चैनल में आया है, अच्छा। हमारे फेसबुक वगैरह में तो है ही है ना। मुझे लगता है ये ऐसा पहला पॉडकास्ट होगा ना जिसमें आपके बारे में भी लोग पूरा जान पाएंगे, हाँ पद्धति के, आपके विवादित लाइफ के बारे में भी जान पाएंगे। ये ओवरऑल एक तरीके का होगा। मुझे ये बताएं, उसके बाद हम लोगों पे चलेंगे थोड़ा सा। मैं बहुत इंटरेस्ट खुद में आप में भी ले रहा था, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। कभी ऐसा हुआ, आप इतनी यात्रा करते हैं देश विदेश की, किसी एयरपोर्ट पे कोई बड़ा डॉक्टर भी आपसे टकरा गया हो, आप भी हो और मुलाकात हुई हो, हाँ, ऐसा होता रहता है। तो क्या उलाहना करते हैं या नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ये बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो? हाँ नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड अच्छा पेश आते हैं। आज तक तो कई सारे हमारे साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होते हैं जहाँ पे सारे देश के या दुनिया भर के डॉक्टर्स आते ही हैं, जो पहले से हमारा काम जानते हैं। जो काम जानते हैं वो एग्री करे ना करे, लेकिन डॉक्टर्स की खासियत है, दे आर वेरी डिग्निफाइड। सामने से कोई आके कन्फ्रंट नहीं करेगा, सामने से आके कोई गाली नहीं देने लगेगा, सामने से बड़ा अच्छा बिहेवियर होता है। या सामने नहीं आएंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं आने वाला। अभी एक सुदर्शन न्यूज़ पे 2 दिन पहले ही मेरा वो था, लाइव था। ओके। तो लाइव में जब मेरा चेहरा देखा तो कार्डियोलॉजिस्ट जो साथ थे, अपना मोबाइल ऑफ कर दिया, मतलब लाइव से हट गए। वो करते हैं, बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने आ ही गए तो ठीक से बात करेंगे। लेकिन काफ़ी हैं जो तारीफ भी करते हैं कि जानना, क्यूरोसिटी भी है। तो हर तरह के, क्योंकि हमारे तो जो हॉस्पिटल्स हैं उन सब में भी एलोपैथी डॉक्टर्स भी हैं। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं 700 डॉक्टर्स, वो एलोपैथी भी हैं, आयुर्वेद भी हैं। अच्छा, लगभग कितने मरीजों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज तक आपने ठीक किया है? और कुछ 4-5 ऐसी क्रिटिकल बीमारी बताइए जिसमें लोग हार गए थे लोगों से। सिद्धू जी का एक केस तो दिख रहा है, इसके अलावा भी लीवर सिरोसिस और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके यहाँ से ठीक हुई हों, जो निराश हो चुके थे। देखिए, अगर उसको टेक्निकली जवाब दें, हमारा एक वेबसाइट है coronakaal.tv, www.coronakaal.tv। इसमें जाएंगे तो करीब 10,000 पेशेंट्स या उससे ज़्यादा पेशेंट्स के वीडियो टेस्टिमोनी विद देयर रिपोर्ट्स मिल जाएगा आपको। तो ये तो वो पेशेंट हैं जो तैयार हो जाते हैं ठीक होने के बाद, हम वीडियो देने को तैयार हैं, या हम ले पाते हैं, सबका नहीं लेते हम। मान लो हर 200-300 में एक पेशेंट का ले लेते होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अरे कितने तो पेशेंट बहुत लंबी संख्या हो गई। हाँ, और अब 10,000 में से मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बीमारी है जिसके पेशेंट उन 10,000 में नहीं होंगे, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो डिमेंशिया हो, चाहे डायबिटीज़ टाइप 1 हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, या इवन ADHD हो, या ऑटिज़म हो, है ना। तो कैंसर तो है ही है, कैंसर का तो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास, किडनी फेलियर हो, डायलिसिस वाले पेशेंट, डायलिसिस बाहर निकलना हो। तो धरातल पे आप एक सिंपल, अगला हमारा कैंप है 24, 25, 26, हर महीने एक कैंप करते हैं। उस कैंप में 100 पेशेंट आते हैं।
आप देखेंगे कम से कम 100 पेशेंट आते हैं, 200 बीमारियां हैं, हर एक को ऑन एवरेज 2-2 बीमारियां हैं, तो 200 तरह की बीमारियां तो एक ही ग्रुप में हो गई, हाँ है ना। और वो 3 दिन का कैंप होता है। हाँ 3 दिन के कैंप में हमारा ये होती है कि तीसरे दिन तक उसको रिजल्ट भी देना है। वो यही सोच के आया है, इंसुलिन वाले को इंसुलिन छुड़वाना है, बीपी वाले को बीपी की दवाई छुड़वानी है और बीपी नॉर्मलाइज भी करके दिखाना है, कोई पेन के लिए आया तो पेन खत्म करना है, कोई माइग्रेन के लिए तो माइग्रेन खत्म करना है, या 50% तो खत्म करना है कम से कम। नींद नहीं आ रही तो नींद, कुछ तो नींद आनी चाहिए उसको, जिसके पेट भरा हुआ है, पेट फूला हुआ है, कुछ तो कम होना चाहिए, वेट भी कम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि लगभग हर तरह की बीमारियां एक ही ग्रुप में मिल जाएगा आपको। और वो 3rd डे उनके जाने से पहले उनकी रिपोर्ट कार्ड, वो भी ऑनलाइन लाइव, ओके जब उनको बता रहे होते हैं वो लाइव चल रहा था हमारे फेसबुक यूट्यूब में। अच्छा हाँ, ताकि लोगों को उसी वक्त दिखे। अगर उनके बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे जो उनको फायदा नहीं हो तो वही बोलेगा ना ये आप झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं तो वो लाइव में जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 3 दिन लगते हैं बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में, 3 दिन, और 3 महीने में तो बॉडी का पूरा खून ही बदल जाता है। ओके अगर हम 3 महीने बाद मिलते हैं या टेक्निकली 4 महीने बाद मिलते हैं, आपका मेरा जो ब्लड आज घूम रहा है वो नहीं मिलेगा, अच्छा सारा नया होगा। ओके तो बड़े से बड़ा बीमारी का भी तो एक साइकिल 3-4 महीने का ही तो है। अगर वो करे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इट इज अ साइकिल ऑफ 3-4 मंथ्स। तो बड़ी बीमारी कोई नहीं होती, अगर इंसान खा सकता है तो फिर वो जी सकता है। हम ये पूछते हैं, हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, कोई पेशेंट है कौन से लेना है कौन से नहीं लेना है, कई बार होता है ना हॉस्पिटल में रिजेक्ट करते हैं ये पेशेंट तो रेफर कर देते हैं। हमने एक कोविड सेंटर खोला था, देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है अहमदनगर में, तो तब से ये इंस्ट्रक्शन में दिया है कि पेशेंट अगर खा सकता है तो ले लो उसको, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आए, चाहे बिस्तर पे लेट के आए, खा सकता है, खा सकते हो, पी सकते हो, ले लो उसको। ओके तो अगर आप खा सकते हैं पी सकते हैं तो ठीक भी हो सकता है। तो क्या आपके इलाज बहुत महंगे होते हैं क्या? इलाज तो फ्री है। अच्छा इलाज जो मैंने आपको बताया ये आपने घर में कर लिया, आप ठीक हो गए, हाँ तो पैसे तो आपने कुछ दिए नहीं, इलाज फ्री हो गया ना। हाँ लेकिन कई लोग बोलते हैं हॉस्पिटल आके ठीक होना है, फिर तो उनके ऊपर 2 डॉक्टर लगाने पड़ेंगे, उनके खाने पीने का शेफ लगाना पड़ेगा, उनका रूम का रेंट, फिर तो इलाज सबसे महंगा है। अच्छा लेकिन मैं बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप मेरे हॉस्पिटल मत आओ, हाँ आप नॉलेज लो जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि यही करने वाला हूँ मैं, और इसको पहले अप्लाई करो। हमारे 99% तो वो लोग हैं जो ठीक होने के बाद मिलते हैं, कहीं एयरपोर्ट मिल जाते हैं, कहीं मिलने आ जाते हैं, वो अलग बात है। तो इस तरह से इलाज फ्री। लेकिन अगर हॉस्पिटल आकर रुकना चाहते हैं फिर तो वो किस तरह के आपको फैसिलिटी चाहिए, दैट बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आई ऑलवेज एनकरेज कि हमारा मोटिव है कि घर पे फ्री हो जाओ डिजीज से। करना ये है जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ें, एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस। अच्छा थोड़ा सा बताएं मतलब आसान शब्दों में कि टाइप 1 टाइप 2 जो शुगर है ये क्या है और क्या ये खानदानी होता है या किसी को भी हो जाता है? खानदानी किसी को भी नहीं होता, पहली बात तो ये है। अच्छा ये क्या टाइप 1 क्या होता है, बच्चों में होता है, बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो बच्चे वैक्सीन के प्रकोप को झेल नहीं पाते तो ऑटो इम्यून रिएक्शन बॉडी में होता है, तो उसके बॉडी इंसुलिन कम बनाती है। वैक्सीन मतलब जो शुरुआत में बर्थ होने लेने के बाद जो लगते हैं पोलियो, उनको? बीसीजी वगैरह। ओके मैं तो बोलता हूँ कोई वैक्सीन मत लगाओ, मेरी बेटी है एक भी नहीं लगाया उसको। बस जिस दिन उसको पैदा हुई थी ना उस दिन उसके 2nd डे नर्स ने, हमने लिख के दिया था नहीं लगाना, तब भी पता नहीं क्या घुसा दिया और मैं तो लेके फिर घर आ गया। तो उसको छोड़ दें अगर, उसके बाद कभी सुई नहीं लगाया, अभी 11 साल की हो गई। तो आप जो वैक्सीन से जो कई बच्चों की बॉडी झेल नहीं पाती है तो उससे ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, टाइप 1। इट इज ऑटो इम्यून, मतलब बॉडी के सेल बॉडी को ही खा रही है। और वो टाइप 1 वाले जो बच्चे हैं वो दवाइयों से नहीं ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा सिर्फ इंसुलिन से। और उनको अभी तक का जो डेटा है कि उनको फिर जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन जो अगर वो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं तो हम वही डाइट जो मैंने बताया DIP डाइट पे जाते हैं तो उनकी इंसुलिन छूट जाती है, वो ठीक हो जाते हैं 60% ऑफ देम। 40% की इंसुलिन कम हो जाती है, पूरी तरह नहीं छूटती। तो दैट इज टाइप 1। टाइप 2 वाले होते हैं जिनकी बॉडी इंसुलिन बना तो रही है लेकिन इंसुलिन बना रही है लेट से, है ना। जैसे कई बार आपने उबर किया कॉल, आप पहले पहुंच गए, वो आ रहा है देर से आ रहा है, तब भी पैसा उतना ही देना उसको, है ना। लेकिन आपको वेट करा है, तो इंसुलिन बाद में बन रही है, तब तक शुगर ब्लड में वेट कर रहा है, हाई ब्लड शुगर कर दिया ना, वो आ रहा है, बन रहा है, बल्कि उनका ज्यादा बन रहा है लेकिन लेट से बन रहा है। तो लेट से बनने को ठीक कैसे करेंगे? जब आप टाइम ऑफ ईटिंग को ठीक कर देंगे कि मैं 6 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, अपने आप साइकिल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो टाइप 2 वाले हैं वो तो 100% लोग इंसुलिन फ्री, दवाई फ्री हो ही जाते हैं। टाइप 1 वाले में वो कब हमारे पास आते हैं वो निर्भर करता है।
क्योंकि जैसे ही टाइप 1 होते हैं, इंसुलिन जब बाहर से लेने लगते हैं तो पेनक्रियास की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। बच्चा तो बड़ा हो रहा है, पेनक्रियास इतना से रह गया। अब हमारे पास जब आया 2 साल बाद, तब पेनक्रियास की साइज इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू हिज बॉडी, वो तो छोटी रह गई। अब अगर हमारी डाइट से वो पेनक्रियास 100% भी काम करेगा तब भी उसकी प्रोडक्शन इंसुलिन की पूरी नहीं होगी। दैट गैप इज देयर। तो ये है फर्क टाइप 1 एंड टाइप 2 में। अच्छा, ये जो किडनी आजकल बहुत ज़्यादा फेलियर का मामला आ रहा है, डायलिसिस पे जाने की बात आ रही है, इसके पीछे भी शुगर ही जिम्मेदार है क्या? शुगर बोलें या शुगर की दवाई बोलें, अच्छा। क्योंकि जब शुगर की दवाई पे कोई रहता है फिर तो उसकी शुगर तो नॉर्मल है ना, फिर तो शुगर कोई बीमार है ही नहीं वो, क्योंकि शुगर तो उसका ब्लड में नॉर्मल ही है। अब जब किडनी डैमेज हो रहा है, वो डैमेज जो हो रहा है वो दवाई की वजह से हो रहा है, डायबिटीज़ की दवाइयों की वजह से। तो वो डायबिटीज़ की दवाई की वजह से होता है, पैरासीटामोल की वजह से होता है, बीपी की दवाई की वजह से होता है। पैरासीटामोल को तो लोग बहुत सेफ दवा मानते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में सबसे डेंजरस दवाई की खिताब पैरासीटामोल को मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, दुनिया में अगर कोई एक दवाई चुनना हो कि भाई सबसे डेंजरस, तो पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल दुनिया में ना हो तो आधी लीवर बीमारियां नहीं हो। आप सुनने के बाद ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं ना वो पैरासीटामोल ही खाते हैं। बहुत नुकसान होगा उन लोगों का। अरे वो तो नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि पैरासीटामोल खाने से सीधा कैंसर, सीधा अल्सर, सीधा किडनी फेलियर, सीधा, और वो के एक्यूट, मतलब अचानक, रातों रात। ओके। हाँ, रातों रात, ये नहीं कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, अचानक। तो इट इज सो डेंजरस। हाँ, तो ये तो एक जग जाहिर है, उसको खिताब भी मिल गया है। तो हम बोलते हैं पैरासीटामोल कभी मत लेना। वही मैंने बताया कि बुखार हो गया, जो जो कारण से पैरासीटामोल लेते हैं आप, बुखार हो गया, बॉडी के हो गया, ये 2-4 चीजें हैं, तो वो बॉडी एक हो गया ना, बुखार हो गया ना। आप गर्म पानी के बाल्टी में दोनों पैर रख के बैठ जाओ आधे घंटे में। तो ये रिसर्च ये कहती है, हमने भी इस पर किताब लिखी है, कि पैरासीटामोल से जितनी देर में आराम मिलता है उससे जल्दी आराम मिल जाएगा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन से। ओके। तो आराम ही तो पाना है, बुखार को तो कंट्रोल करना है, बॉडी एक को ही तो खत्म करना है। तो बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स यू कैन डू इट। इट इज फास्टर, सेफर एंड लॉन्ग लास्टिंग देन पैरासीटामोल। सिंपल हो गया, तो आपका घर का पैरासीटामोल हो गया। तो फिर ये जो डायलिसिस मरीज जाते हैं, आप ये कहते हैं कि आप उनको वापस ले आते हैं और डायलिसिस से उतार देते हैं, या किडनी के रोगी को आप किडनी दुरुस्त कर देते हैं, ये कैसे करते हैं? अमूमन लोग ये मानते हैं कि तो लास्ट स्टेज होती है डायलिसिस। हाँ, लास्ट स्टेज होती है। जो लोग ये नहीं करेंगे तो डायलिसिस, यानी कि पेशाब ठीक से निकल नहीं रहा, किडनी अपना काम नहीं कर रही, तो ब्लड, जैसे मेरा 5 लीटर खून है, तो डायलिसिस मशीन क्या करेगा, मेरे बॉडी से खून निकाल के खुद ही छान के वापस बॉडी में भर देगा जी, है ना। तो लेकिन जब आप गर्म पानी के टब में बैठेंगे 40 डिग्री सेल्सियस में, तो आपका स्किन बिकम्स अ थर्ड किडनी। स्किन को मेडिकली थर्ड किडनी बोलते हैं। ओके। पसीने का एक सैंपल लेंगे और यूरिन का एक सैंपल लेंगे, तो दोनों में कॉम्पोजिशन सेम ही मिलेंगे। दोनों में क्रेटिनिन मिलेगा, यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम मिलेगा। तो जो चीज़ किडनी नहीं कर पाती वो काम स्किन कर सकती है, अगर स्किन का टेम्परेचर बढ़ा दें और एक पर्टिकुलर प्रेशर दे दें। तो गर्म पानी के टब में जब पेशेंट को हम बिठाते हैं यहाँ तक पानी 2 घंटे तक, तो जो चीज़ बॉडी से उसकी नहीं, वो किडनी निकाल पा रही, वो स्किन के रास्ते निकल रहा है। 2 घंटे बाद जब वो पेशेंट बाहर निकलता है, अपना वेट दोबारा करता है 2 घंटे बाद ही, तो वेट 500 ग्राम से 1 किलो कम मिलता है। अच्छा। हाँ, और उनका ब्लड प्रेशर पहले 180 था बटे 100, तो अब 140 बटे 90 मिलेगा। अच्छा। 2 घंटे के अंदर ही, यानी कि बॉडी जो फूल गया था, स्वेलिंग गायब मिलेगी। तो ये डायलिसिस होगी एक तरह से। और इस तरह से जब हम लगातार कराते हैं कुछ दिनों तक, एक टाइम आता है जब नो मोर स्वेलिंग इन द बॉडी, ओके, नो मोर वीकनेस, यूरिन आउटपुट बेटर, तो करना बंद कर दिया तो ठीक हो गया। मतलब जो हमारी वैद्य वाली प्रणाली थी, जब वैद्य लोग हुआ करते थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं होगी, 100 साल पुरानी ही बात होगी, तो क्या ये असाध्य बीमारियां होती थी जो आज भी हो रही हैं और वो ठीक कर देते थे, या तब ऐसी बीमारियां नहीं थी जो आज हैं? क्योंकि आप काम वैद्य वाला कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये। हाँ हाँ, ये जो मैंने बताया इसको आयुर्वेद में स्वेदन कहते हैं, ठीक है ना। तो और तब भी होती थी, इतनी तादाद में तो डेफिनेटली नहीं होती थी, और अभी तादाद ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो किडनी पेशेंट है भी नहीं, उनको डायग्नोसिस के नाम पे उनको किडनी पेशेंट घोषिट कर दिया जाता है। ओके। जिनको डायलिसिस कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन आपकी नज़र में, उसकी नज़र में तो एक और पेशेंट बढ़ गया ना। तो आप देखेंगे कि सूडो पेशेंट में बोलता हूँ या कागजी पेशेंट में बोलता हूँ कि काफ़ी सारी तादाद वो हैं जो अदरवाइज हेल्दी हैं, बस कागज में उसके लिखा है कि ये किडनी फेलियर है बिकॉज ऑफ क्रिएटिनिन। तो और जो वैद्य लोग देखते थे वो सिर्फ नाड़ी देखेंगे या सिम्टम देखेंगे। तो नाड़ी झूठ नहीं बोलता, सिम्टम झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो बोल रहा है पेट में दर्द बोल रहा है तो होगा ही। रिपोर्ट झूठ बोलती है अक्सर, ठीक है ना। तो रिपोर्ट भी हम लेते हैं, मेरी इसमें भी कुछ किताबें हैं। तो
तो पेशेंट ज़्यादा नहीं है आज भी, कुछ तो लाइफस्टाइल की वजह से जो पहले नहीं थी, लेकिन किडनी वाले पेशेंट या मधुमेह बोलते हैं डायबिटीज़ को, ये सब पहले भी हुआ करता था। जो हॉट वाटर इमर्शन मैं बता रहा हूँ अभी, पहले आयुर्वेद में इसका जिक्र है स्वेदन, यानी कि पहले भी इस तरह की दिक्कतें होती थी, बट वेरी वेरी लेस। अच्छा, एक बात बताइए सर कि मतलब क्या है ना, कुछ चीज़ें बड़ी जान करके ताज्जुब हो रही है, क्योंकि मैं लगातार डॉक्टरों के साथ बैठता हूँ। नहीं, एक चीज़ तो समझ पा रहा हूँ कि बहुत से, जब हम लोग छोटे थे ना, तो पेट में दर्द हो रहा है तो बैगन का पत्ता गर्म किया और माँ ने पेट पे रख दिया और पता चलता पेट के दर्द से आराम मिल गया, या कुछ बॉटल में भर करके उन्होंने वो कर दिया, अजवाइन वगैरह से बहुत कुछ कर देती थी। तब ये दवाइयाँ हम लोग नहीं खाते थे। क्या लगता है कि हमारे खान-पान ने इन बीमारियों को जन्म दिया है, या ये जो ड्रग्स हम लेते हैं ना, उन ड्रग्स की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 थिंग्स। अच्छा। एक तो ये कि टाइम ऑफ ईटिंग, आप देखिए पिछले 5-7 साल में क्या हुआ, जैसे से ये ऑनलाइन आया, नेटफ्लिक्स आया, जोमेटो आया, लोगों की कभी भी एंटरटेनमेंट एनी टाइम, फूड एनी टाइम। चाहे तो रात के 12 बजे भी जोमेटो ऑर्डर कर दो, है ना, होता है ना। तो पहले तो ये था कि भाई लोग 9 बजे सो जाते थे। दूरदर्शन वाले टाइम में दूरदर्शन ही बंद हो जाता था, टीवी भी। हाँ, वो टीवी बंद हो जाता था। टीवी भी नहीं है, सिनेमा हॉल भी नहीं है, अब तो सोना ही है ना फिर, है ना। तो कुछ तो ये लाइफस्टाइल का है, कुछ फूड का है, एडल्ट्रेशन का भी है, ठीक है ना। और तीसरा जो बचा कुचा है वो ऑफ कोर्स ड्रग्स का है। और चौथा कि हेल्दी लोगों को डायग्नोस करके कोशिश करते हो कि बीमार है। हमारे यहाँ पे अक्सर अधिकतर पेशेंट वो आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर ने बोला 4th स्टेज कैंसर, और मैंने कहा कि कहीं से कहीं तक लगेगा नहीं, आपको तकलीफ क्या है? का तकलीफ है कि 4th स्टेज कैंसर पेशेंट। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? मुझे ये 4th स्टेज डॉक्टर वाला ठीक करना है। मैंने कहा ये तो कैसे ठीक हो सकता है, ये तो मशीन की रीडिंग है। हाँ। तो मैंने कहा आपको पेट में दर्द है, कमजोरी है, फोड़ा है, कहीं ट्यूमर है कोई, हाँ भूख नहीं लगती, कुछ तो होगा। कहा मुझे कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट कह रही है। मैंने कहा इसको तो मैं नहीं ठीक कर सकता। तो अधिकतर पेशेंट, ऐसा नहीं कि एका दुक्का, अधिकतर मैं तो बोलूँगा 60% पेशेंट, 70% पेशेंट ये वाले होते हैं। तो समझा बुझा के उनको भेजते हैं, भाई हम इलाज तभी कर सकते हैं जब आपको कुछ खराब हो। जो चीज़ ठीक है लेकिन आप मान नहीं रहे ठीक है, बिकॉज डॉक्टर ने आपको पट्टी पढ़ाया है। नहीं, एक मज़ेदार बात, इस बात को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर मेरे शो में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आजकल के एलोपैथ जो लॉबी है ना, वो खुद एलोपैथ के बड़े सर्जन हैं। उन्होंने मतलब 40,000 ऑपरेशन किए हैं। उन्होंने कहा कि जो आजकल के एलोपैथ लॉबी है, वो इंसानों का इलाज नहीं कर रही है, वो मशीनों का इलाज कर रही है। वो जो नंबर्स बताते हैं, जो बात आप कह रहे हैं ना, यही वो भी कह रहे थे कि आप तो मशीनों को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इंसान को कहाँ ठीक कर रहे हैं। सर, आपके जो मरीज हैं, जो मरीज आपके हॉस्पिटल्स पे आते हैं, 20 हॉस्पिटल चल रहे हैं, 500 क्लिनिक आप लेकर के आ रहे हैं, तो ये तो प्रमाणित कर रहा है कि लोग आते हैं, ठीक होते हैं, तभी इसकी संख्या बढ़ रही है। वरना आप तरक्की नहीं कर पाते अगर लोग ठीक नहीं होते, जाने अब तक कहाँ होते आप। एक जगह मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि आपके रिसर्च जो है ना, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको कोई यूनिवर्सिटी प्रमाणित नहीं कर सकती। देखिए हमारी जो रिसर्च है, एक तो रिसर्च आयुष मंत्रालय ने किया था। हाँ। 2 रिसर्च हमारे। हाँ, 2 मेरे जो मेजर रिसर्च हैं, DIP डाइट पे, 3 स्टेप टू डाइट पे, ये आयुष मंत्रालय ने खुद ही किया है जी। अब जो लोग आयुष मंत्रालय को नहीं मानेंगे फिर किसको मानेंगे, आई डोंट नॉट नो, पहली बात। दूसरा जो हॉट वाटर इमर्शन का, ये श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी का और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ था। और यही चीज़ को IIT मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके वेबसाइट पे उन्होंने प्रमाणित करके वहाँ पे डला हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। तो इस तरह से और कुछ हमारे अलग अलग देश विदेश के जर्नल में छपे हुए हैं। तो और प्रमाणित क्या होता है, मिनिस्ट्री में छप गई, IIT में छप गया, यूनिवर्सिटी में छप गया, यही होता है। मैं सुनता हूँ कि आप अपने YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। आप रात में वीडियोस बनाते हैं, सुबह चैनल ही गायब हो जाता है। चैनल देखिए, मैं दुनिया का पहला इंसान मानता हूँ कि 2020 में जिसको पूरा इंटरनेट से गायब कर दिया। 2020 2 जून, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सारी चीज़ें गायब। एकदम, मतलब ये कि जैसे मेरी प्रेजेंस इंटरनेट पे 0 हो गई। तो पहली बार ही कभी ऐसा दुनिया में किसी के साथ हुआ होगा। क्योंकि ये सारे इसके मालिक अलग अलग हैं, जितने वेंचर का आपने नाम लिया है ना, मालिक अलग होंगे। हुआ क्या कि मैं तो ये जस्ट एक एस्टिमेट ही कर रहा हूँ कि हो सकता है कि सरकारी तंत्र ने एकदम ही आदेश दे दिया हो कि भाई इनको उड़ाओ। तो आदेश, एक लेटर गया होगा सभी के साइमल्टेनियसली, तो उड़े सब एक ही दिन में उड़े, तभी उड़ सकता है, नहीं तो मालिक अलग अलग है तो अलग अलग टाइम पे उड़ेंगे जब जिनको नोटिस होगा। अगर तो कुछ गलत है भी तो एक टाइम पे कैसे उड़ा। तो 2020 जून की बात है, तब से लेके अभी तो 2025 आ गया है। तो सही बात है कि यूट्यूब, फेसबुक ये सब उड़ते रहते हैं, पूरा चैनल ही उड़ा देते हैं।
मतलब एक व्यक्ति से सिस्टम को इतना डर हो सकता है कि एक आदमी पूरा सिस्टम हिला सकता है। अच्छा क्या है ना, लोग आपके साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं। जैसे मैं भी आपको नहीं जानता था, लेकिन मेरे एक वीडियो में ना बार बार उछल के आपका नाम आ रहा था, हर चौथे पांचवें कमेंट के बाद आपका नाम आ रहा था। तो मैंने कहा कि देखें तो ये व्यक्ति कौन है। जब मैंने आपके बारे में देखना शुरू किया तो मुझको दोनों तरह की चीज मिली। तो मैंने कहा कि इस बात का जवाब तो आपसे ही मिलकर लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है सर हिंदुस्तान की, मोटापा। और आप कहते हैं कि इसको बहुत इजीली आप रिड्यूस करवा देते हैं और इसकी वजह से तमाम बीमारियां भी बॉडी से खत्म हो जाती है। तो कोई भी मोटा व्यक्ति आराम से दुबला हो सकता है क्या? देखिए, दो ही बातें हैं, बी ऑन DIP डाइट एंड डोंट ईट आफ्टर 6 PM। ऐसा 1 महीना करेंगे तो 10% वेट रिड्यूस होता है ऑन एवरेज। 2 महीना करेंगे तो सब्सिक्वेंट महीने में 5% वेट रिड्यूस। और हमें वेट नहीं घटाना है, हमें इंच लॉस करना है। क्योंकि जब कोई बोलता है मुझे वेट घटाना है, तो मैं पूछता हूँ हड्डियों का वेट घटाना है, मसल का वेट घटाना है, वेट तो उसका भी है, ठीक है ना। तो जो एक्सेस वेट है एक्स्ट्रा, उसको घटाना है। ओके। जब आप फास्टिंग या जो अभी ट्रेडिशनल तरीका होता है, उससे क्या है कि बॉडी के सब कुछ का वेट घट जाएगा, तो इंसान कमजोर हो जाता है। तो हम बोलते हैं ज़्यादा खाओ और वेट घटाओ। DIP डाइट में फ्रूट्स की क्वांटिटी जितना ज़्यादा खाएंगे, वेजिटेबल क्वांटिटी जितना ज़्यादा खाएंगे, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, वेट अपने आप घटेगा। डीआईपी डाइट क्या है सर, बता सकते हैं क्या? हाँ, उसमें 3 स्टेप हैं। 12 बजे तक फलों पे रहना होता है। ओके। फल आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मेरा बॉडी का वेट 70 kg इंटू 10, आप 70 केजी के हैं? 70 kg। मतलब मुझे देख के नहीं लग रहा था, क्योंकि जितने दुबले पतले आप हैं, 70 किलो मुझे नहीं लग रहा था कि आप 70 किलो होंगे। हाँ, 70 किलो कपड़े पहन के तो 70 किलो। तो वही है कि हमें ना स्लिम होना है, लेकिन वो हड्डियों में मजबूती होनी चाहिए। हाँ, मजबूती होनी चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए। हाँ। बेसिकली ये है। तो 70 इंटू 10 700 ग्राम, यानी कि मेरा ब्रेकफास्ट 700 ग्राम फलाहार होना चाहिए, ठीक है। या इससे अधिक। ठीक है। अधिक का 2 किलो भी हो सकता है। ओके। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी पतले होंगे। ठीक है। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब भी बैठेंगे पहले सलाद खाना है। ओके। अब इंटू 5, यानी कि 350 ग्राम सलाद खा लिया मैंने, हाँ। अब रोटी सब्जी से चावल खा लो। ओके। डिनर में भी 350 ग्राम सलाद खा लिया, अब रोटी सब्जी दाल चावल जो खा लो। नट्स, स्प्राउट्स जितना मर्जी जब मर्जी खा सकते हैं, खाना चाहे तो। डोंट ईट आफ्टर 6 PM, अवॉइड ऑल एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट एंड पैक फूड। ओके। दैट इज कॉल्ड DIP डाइट। ओके। और जो स्मोकिंग है या फिर लिकर लेते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो यही का मतलब वो नुकसानदेह है इस तरह? डेफिनेटली नुकसान। देखिए, हफ्ते में एक आध बार कोई चीज़ लेंगे तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से महीने में कोई एक बार जिम चला भी जाएगा तो बॉडी में कुछ फायदा नहीं होगा, वैसे ही अगर कभी कभार कोई ले भी लेता है तो बॉडी में ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा। जिस तरह से आपकी गाड़ी है, कभी कभार गड्ढे के ऊपर चली भी जाएगी तो झेल लेगी, लेकिन गड्ढे पे ही रहेगी तो फिर तो सब कुछ खराब होना ही है। तो ये कि गड्ढे में नहीं रहना है कि भाई पिए जा रहे हैं। कभी कभार तो इट इज़ ओके, बॉडी तो बनी है इसलिए कि उबड़ खाबड़ कभी कभी हो तो बॉडी झेल ले। सर आपने खाने का तो बता दिया, शाम को 6 बजे के बाद ना खाएं। क्या सोना कितने बजे सोना चाहिए और सुबह जगने का आइडियल टाइम क्या होना चाहिए? देखिए, ये कि जो आपका सोने का टोटल टाइम है, जैसे मेरा 7 घंटे है जी, तो 7 घंटे मुझे पूरे करने हैं जी। एंड आइडियल टाइम तो 1-10 बजे सो जाओ, सुबह सनराइज के साथ साथ उठ जाओ, दैट इज आइडियल टाइम। तो कोई अगर स्कूल गोइंग है तो उसको 9 घंटे सोना चाहिए, तो उसको थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा, तभी वो टाइम पे उठेगा। 6 बजे उठेगा तो 7 बजे स्कूल जाएगा। तो इस तरह से आप मान लें कि व्हेन द सन राइजेस यू शुड राइज, व्हेन द सन सेट्स यू शुड अवॉइड फूड, सो दैट बॉडी प्रिपेयर यू फॉर स्लीपिंग, है ना। जब आप खाते ही सो जाएंगे तब नींद नहीं आएगी, तब पेट में दिक्कतें होंगी। खाने और सोने के बीच में 4 घंटे का गैप रखिए, 3 घंटे का गैप रखिए, कम 3 घंटे का गैप। आपने आपका एक वीडियो देख रहा था, देख नहीं पाया लेकिन टाइटल देखा था, दुनिया का सबसे अच्छा खाना। ऐसा कुछ होता है क्या? ये बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं जो अपना अपना अच्छा थंबनेल बना दिया उन्होंने। हाँ, वो DIP डाइट पे ही होगा, लेकिन उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं। और मैं भी मानता हूँ, ये मेरी किताब है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, उसको बताने के लिए किया होगा उसका। हाँ, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। अच्छा क्या जैसे जो रीजन होते हैं जियोग्राफिकल, उसके हिसाब से कोई अच्छा फूड होता है क्या? जैसे हम ये मान लें कि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारी आइडियल फूड क्या हो सकता है? क्या जैसे पूर्व वाले चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई आइडियल फूड? जो भी आपके ज्योग्राफिकल एरिया में मिल जाए, सीजनल, जो सबसे सस्ता मिले, वो आसपास ही मिल रहा होगा, वो सबसे अच्छा है। जो सबसे महंगा मिलेगा, यानी कि यहाँ नहीं मिल रहा, वो कश्मीर जब खरीद लाया होगा, या वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लाया होगा वो नट्स, तो मान लो कि वो आपके लिए नहीं बना, या यू कैन अवॉइड इट। जो बिल्कुल सस्ता मिल रहा है, रेडी में मिल रहा है, धड़ाधड़ मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये आसपास ही कहीं बना होगा, ताज़ा बना होगा, तो वो ले लो।
अच्छा, एक लोगों के मतलब का क्वेश्चन, वो ये कि आजकल देखिए किसी को भी देखिए उसकी बीपी बढ़ जाती है, बहुत इरिटेट रहता है, या वो कोई थोड़ा-सा भी उसको दिमागी तनाव आया तो वो बीपी बढ़ गई, कोई बीमारी हुई तो बीपी बढ़ गई। तो क्या तुरंत बीपी कम किया जा सकता है बिना दवा के, या बीपी ना बढ़े ऐसी लाइफ़स्टाइल? देखिए बीपी जब भी बढ़ जाए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पानी वाला? पानी वाला गर्म पानी में आधे घंटे अगर बैठेंगे, पूरा गर्म, इतना गर्म कि भाई उससे ज़्यादा गर्म होगा तो पैर जल जाए, हाँ। 42 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो आधे घंटे में अबाउट 20 mmHg बीपी नीचे आ जाता है। ओके। जैसे ही बैठते हैं ना तो ब्लड वेसल डायलेट्स, जी। ब्लड प्रेशर कम्स डाउन। हुँ, तो ये तो हो गया इमीडिएट घटाना हो तो, जी। और जो डाइट मैंने बताया इससे तो 3-4 दिन में घट ही जाएगा। ओके, मतलब सुन के ये लग रहा है ना कि बहुत सी कॉमन चीज़ें हमारे आसपास होती है, या हम ये माने कि हम खुद ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बहुत बेहतर बनने के चक्कर में। हाँ क्योंकि ऐसा है ना कि जिन चीज़ों का प्रचार होता है आपको वही चीज़ दिखाई देती है। हाँ। जो मैंने बताया ये कोई प्रचार में आएगा नहीं, या अखबार वाले डालेंगे नहीं, टीवी वाले बताएंगे नहीं, क्योंकि इससे कोई व्यापार नहीं हो सकता है ना। बीपी की दवाई से व्यापार हो सकता है, उस व्यापार के पैसे से आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। तो थिंग विच कैनॉट बी हैविंग ए बिजनेस सेंस, ठीक है ना, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। पेशेंट के लिए फायदेमंद है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे मैंने डाइट बताया वो प्रॉफिटेबल नहीं मेरे लिए, आपको बता दिया आप ठीक हो गए, आपने किसी और को बताया वो ठीक हो गया, तो उसका प्रचार नहीं होता। फिर प्रचार उसी का होता है जो प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिशियल होना हो। और आदमी उसको, बेसिकली मार्केट का ये फंडा है कि मार्केट कैप्चर करती है, पहले बीमारी पैदा करती है और उसके बाद उसको मारने के लिए पैसा लोगों से लेती है, मतलब मार्केट में एक मुनाफा कमा रही है वो। मुझे ये बताएं सर कि आप कहते हैं कि 75% डायलिसिस के मरीजों को आपने बचाया है, बचाने का तरीका भी आपने बता दिया था, लेकिन जो 25% नहीं बच पाते हैं उसके पीछे क्या वजह होती है? हाँ, ये भी एक पजल है। हाँ। अभी तक तो 0% था, लेकिन हम 75% तक पहुंचा पाए, तो ये पजल भी गुत्थी भी हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम भी सोचते रहते हैं, लेकिन जो 25% हैं उनकी डायलिसिस कम जरूर हो जाती है, पूरी तरह नहीं छूटती है डेफिनेटली, लेकिन हफ्ते में 2 बार जा रहे थे तो अब 15 दिन में 1 बार जा रहे हैं। तो कम तो कर दिया हमने। उनके सिम्टम जो थे, जो ज़्यादा आते थे, वो सिम्टम ठीक हो गए। तो पूरी तरह ज़रूर नहीं ठीक कर पाए, लेकिन ये है कि पहले से बेटर कर दिया। दैट इज़ देयर, वो तो सभी के साथ होगा। आपने हार्ट माफिया के नाम से किताब लिखी है, कि हार्ट माफिया क्या पढ़ने से लगता है कि किसी डॉक्टर को टारगेट किया गया होगा या उस फार्मा को लॉबी को टारगेट किया गया होगा? ये हार्ट माफिया क्या है, और जो आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट फेल हो रहे हैं लोगों के, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए यहाँ वो कार्डियोलॉजी की दुनिया की बात, अंदर की बात, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास सर्जरी, जो कि बहुत कॉमन हो गया है, जबकि इसमें जो एविडेंसेस यही कहते हैं कि इससे ये कराने से ना कराना बेटर है। अच्छा। सेम कंडीशन पे। ओके। मान लो 2 पेशेंट हैं, दोनों को एक ही तरह के सिम्टम है, एक ही तरह के ब्लॉकेज है, एक ने करा लिया, दूसरे ने बोला मैं नहीं कराऊंगा या पैसे नहीं है, तो जिसने कराया उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घट गई। तो इस तरह के एविडेंसेस है। मेरी किताब है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, उसमें एविडेंसेस डाले हैं। तो ये बात मुझे पता है, मैंने कार्डियोलॉजी नहीं की, मैंने तो डॉक्टरेट की है, तो ये बात उस डॉक्टर को भी तो पता होगी, वो तो इसी में घुसा हुआ है, उसके बावजूद भी वो लिख रहा है। तो हार्ट माफिया हुआ ना, है ना, कि आपको पता है कि इससे नुकसान है, अगर वो कुछ नहीं करता है उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा नुकसान है, पैसा भी गया और वो पेशेंट भी गया। तो वो जो अंदर के लोगों को लगता है कि एक बार बोलेंगे कि भाई एंजियोप्लास्टी नहीं करा तो मर जाऊंगा, बल्कि एंजियोप्लास्टी कराएंगे तो उनकी मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एविडेंस तो यही कहता है, और ये एविडेंस जब कहता है फिर भी आप वही काम करते हो जस्ट बिकॉज इट इज़ योर प्रोफेशन और बिजनेस, तो उनको तो हम हार्ट माफी बोलेंगे। पब्लिक तो बहुत डरी होती है सर, जिसके घर में कोई ऐसा केस निकल के आता है ना, वो तो मतलब डर में जीता है। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए अगर कोई ऐसा केस भी है? जब आप डर जाओगे तो आपको लूटना आसान है। को लूटने के लिए पहले डराना पड़ता है। अब डरने को आप तैयार बैठे हो, इसके लिए अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अपने जैसे मैंने जो कुछ बताया, जो सुन रहे हैं, तो जो मैंने बताया किताब भी बता दी, आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए, एजुकेट योरसेल्फ, है ना। डर से जीत कैसे सकते हैं? नॉलेज की पावर से जीत सकते हैं। तो नॉलेज तो पेशेंट को या पर्सन को लेना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आज की तारीख में अगर वो सोचे कि मेरी हेल्थ का ध्यान वो हॉस्पिटल रखेगा, वो नहीं रखने वाला, वो तो अपने बेनिफिट का ध्यान रखेगा। तो मान के ही चलो कि भाई वी हैव टू बिकम, जैसे मान लो आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गब्बर सिंह का प्रकोप है, तो अपने पास बंदूक तो रखना ही पड़ेगा ना। बात तो सही है ना, तो अपने पास नॉलेज इज बंदूक, नॉलेज नहीं होगा तो पिटने को तैयार रहो। लेकिन डर तो, वो तो पेशेंट डरता है ना कि डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो हमारे मरीज को ऐसा वैसा कर देगा या इलाज नहीं करेगा। देखिए डॉक्टर ने ऐसा माहौल बना रखा है, क्रॉस क्वेश्चन कोई ना करेगा, क्रॉस क्वेश्चन करने से फंस जाएगा। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। पहला क्रॉस क्वेश्चन यही कर दे कि एंजियोप्लास्टी नहीं कराने से ज़्यादा मैं लंबा जीऊंगा या कराने ज़्यादा जीऊंगा, इसका मुझे एविडेंस दे दो।
इतना ही पूछ ले। तो कहेगा फिर जहाँ इलाज कराना है कराओ, यहाँ क्यों आए हो। हाँ नहीं, यहाँ क्यों आए, पैसे तो फिर भी दूंगा, आप एविडेंस तो दे दो। नहीं देंगे, है ही नहीं एविडेंस, देंगे कहाँ से, एविडेंस इज नॉट देयर। जैसे कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी कराने से इन कंपैरिजन टू नहीं कराने से, जो नहीं कराएगा उसकी ज़िंदगी लंबी, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा इन कंपैरिजन टू कराना। तो कोई कराते क्यों है, कोई करने क्यों बोलता है। लेकिन ये बात ना तो पब्लिक को पता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे अभी पता चल भी गई और वो हिचकेंगे बोलने से, है ना। तो ये जो हिचक है ये कैसे ठीक होगा, जब आपके पास नॉलेज की पावर होगी। आप बड़ा अच्छा किया सर कि कीमो पे बात की, क्योंकि मैं कैंसर की तरफ आने वाला था। कोई किताब आप कैंसर पे लिख रहे हैं, वो बड़ी चर्चा में है। मेरी किताब ऑलरेडी आई है, 3 साल पहले आई है। आ गई है? हाँ, द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। क्या है सर ये इस पे ये लिखा है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, पेट स्कैन, बायोप्सी से कैंसर होता है। ओके। ना कि कैंसर डायग्नोस या कैंसर ट्रीटमेंट, नो नो नो, इट कॉजेज कैंसर। और उसके सारे मैंने एविडेंस दिए हुए हैं। और कैंसर के जो ट्यूमरस ग्रोथ बॉडी में आती है, जिस तरह से बॉडी वो बनाती है, अगर उसकी परिस्थिति ठीक उसकी विपरीत कर दिया जाए, बॉडी कैन डिजॉल्व इट। जो चीज़ बॉडी पैदा करती है, बॉडी उसे डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि हम उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर दें। कैंसर मान लो एक बीज है, अब ये बीज पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा, निर्भर किस चीज़ पे करता है, ये बीज मैं कहाँ रख रहा हूँ। हाँ, उसमें खाद अगर यहाँ रख दूंगा नहीं बनेगा, उपजाऊ में रखूंगा तो बढ़ जाएगा। तो अगर वो उपजाऊ है कैंसर के लिए, तो अगर उसको पानी देना ही बंद कर दूं मैं, तो कितना बड़ा पेड़ क्यों ना हो, सूखना ही है उसको। 3 चीज़ों से कैंसर सेल पनपते हैं, उन चीज़ों को स्विच ऑफ कर दो। शाम के 6 बजे का मत खाओ, एनिमल प्रोटीन मत लो, ठीक है ना। तो जब ये 2 पॉइंट करते हैं तो ट्यूमरस सेल अपने आप धीरे धीरे श्रिंक होते हैं। इट हैज टू श्रिंक, द थिंग विच फीड द कैंसर सेल डोंट टेक इट। और जो चीज़ जो फूड कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, यू टेक इट इन एम्पल क्वांटिटी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ऑटोफेजी से बोलते हैं कि 6 बजे के बाद नहीं खाओ, अगले दिन सुबह 8 बजे के या 10 बजे के बाद ही खाओ, इट इज ऑटोफेजी। इतनी देर बॉडी को भूखा रखेंगे तो बॉडी क्या करेगा, ट्यूमर को खाएगा। ट्यूमर से आपको निजात मिल गई, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गई। ट्यूमर के अंदर कलेक्शन और न्यूट्रिशन ही है, लेकिन बॉडी को मौका देना पड़ेगा। भाई मैं तो खाना मुँह से दे नहीं रहा, बॉडी बोलेगा मैं तो ट्यूमर से ले लूँगा, स्टोन से ले लूँगा, ब्लॉकेज से ले लूँगा। अच्छा सर, मज़ेदार बात क्या है ना कि जब कोई कैंसर का पेशेंट जाता है, सबसे पहले तो यही नहीं पता चल पाता कि कैंसर है कि नहीं है। उसके लिए आपने जैसे कहा कि बायोप्सी करवाने के बाद डॉक्टर भी कहते हैं तुरंत इलाज शुरू करवाना पड़ेगा, वरना तो ये फैलने लगेगा। तो बिना बायोप्सी करवाए कैंसर पता कैसे चलेगा, कोई कैसे जाने कोई ट्यूमर है, कोई वो है। जैसे एक केस अपने पास ही है कि उनके लीवर में पानी भरता है, और ये वह लोगों ने शंका जाहिर की कि ये कैंसर हो सकता है। हर रोज उसमें पानी भर जाता है, पानी 3 बोतल 4 बोतल 5 बोतल निकालना पड़ता है 2 दिन के अंदर। तो वो कैसे पता चला कैंसर है कोई दूसरी बीमारी है? पहली बात तो बायोप्सी से नहीं पता चलता। अच्छा। बायोप्सी से वो किताब में मैंने लिखा है रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर, बायोप्सी से उतना ही पता चलेगा जितना कॉइंटॉस से पता चलेगा। अच्छा। हाँ, अगर मैं अपना थायराइड का बायोप्सी कराऊंगा तो मुझे भी कैंसर बता देंगे। 50 ईयर के ऊपर के लोगों को 100% लोगों के बायोप्सी में कैंसर आता है थायराइड का। 70% लोगों के प्रोस्टेट में कैंसर आता है, थायराइड प्रोस्टेट में 50% 50 ईयर से ऊपर के लोगों का। 40% महिलाओं में अगर बायोप्सी कराएंगे जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनको कैंसर ही बताएंगे। तो कैंसर है कि नहीं है वो बायोप्सी नहीं बताता। बायोप्सी के रिजल्ट आर मिसलीडिंग लाइक ए कॉइन टॉस। अगर मान लो आप मेरे पास आते हैं कैंसर है कि मैं कॉइन टॉस करके हेड आएगा तो कैंसर, तो आप क्या बोलेंगे, यार ये तो रैंडम है, यही बोलेंगे ना। तो जिस तरह से ये रैंडम है, जो दिखाई दे रहा है उस तरह से वो भी रैंडम है पहली बार। तो पता कैसे चलेगा, हम कैसे पता करते हैं, सिम्टम से। उसकी हीमोग्लोबिन स्टीपली डाउन हो रही है क्या, राइट, उनका वेट अचानक लॉस हो रहा है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, पेन अनमैनेजेबल है क्या, कोई ट्यूमरस ग्रोथ दिखाई दे रहा है क्या, कोई ऐसा जख्म है जो कि हील नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है क्या। तो ये 3-4 चीज़ों से, अगर ये 3-4 चीज़ें हैं तो बॉडी में कैंसर एक्टिविटी है। अब इन 3-4 पे काम करना है। मजेदार बात, एलोपैथ का डॉक्टर भी पूरी जांच करवाने के बाद यही बताता है जो आप बता रहे हैं। हाँ, तो जब यही बताना तो ये तो पहले से ही पता है। लेकिन सर क्या होता है ना कि जो माहौल बना हुआ ना, आदमी डरता बहुत है किसी को खोने से, पैसे नहीं होते, घर बार बिक जाता है। तो मतलब ये जानकारी भी कैसे लोगों के बीच में आए? आपने जितना बताया उतने सुन लिया उसने, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हाँ, उसी लिए हमारे अब लगभग हर शहर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव अभी होंगे इसी महीने से जी, ताकि लोग वहाँ तक पहुँचे हमारे क्लिनिक में जी। और उनका काम ही है ये समझाना। ये नॉलेज इज मेडिसिन, ये कन्वर्सेशन है, उनके डाउट क्लियर करना, उसके एविडेंसेस देना,
उनको फॉलो अप करना, तो ये काम ही है कि हम बोलेंगे वो डॉक्टर नहीं वो टीचर है, ठीक है ना। तो ये तो नॉलेज से ही आएगा, लोगों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सेकंड ओपिनियन लेनी पड़ेगी, तो कुछ तो लोगों को करना पड़ेगा। और हमने भी हर शहर में गांव में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लिनिक खुलाई दी हैं, उन्होंने खोल ही लिए, तो इससे दे विल बी एबल टू रीच अस। तो एटलीस्ट, और यह बुक इसलिए लिखा है, ये भी जो पॉडकास्ट हो रहा है इसमें भी मकसद यही है कि इसके माध्यम से कुछ नॉलेज तो पहुंचे, हाँ, कम से कम आदमी का डर दूर हो। हाँ, तो इस तरह से धीरे धीरे माहौल बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो डराने का माहौल भी एक दिन में नहीं बना पाया था। हाँ, कितने सालों तक पूरे लॉबी ने मेहनत की होगी तो जाके आज यहाँ तक पहुंचा। अच्छा, कहीं अब लास्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो एक दो सवाल लेंगे और मैं अंत वहीं से करूंगा इस स्टोरी का जहां से मैंने लगभग इसको शुरुआत की थी। आपके जीवन में दोनों चीजें हुई थी जहां से बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी आपको लेकर के। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि कई बार बहुत ज्यादा नॉलेज भी खतरनाक तो नहीं हो जाता कि आदमी ये फील करने लगे कि मुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया उसने। आप शहर में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि गांव का व्यक्ति ज्यादा सुकून में होता है, बीमारियों से दूर होता है, या शहर का? गाँव का। हाँ, आप देखिए जब ये सो कॉल्ड कोविड चल रहा था, गांव वाले आराम से थे, हाँ, वो बातों में नहीं आए किसी के, वो तो अपना काम कर रहे थे। जो ज्यादा पढ़ा लिखा, तो कैसे पता चलता था मुझे कौन पढ़ा लिखा है? जो 2 मास्क लगाए बड़ा पढ़ा लिखा है, 3 मास्क इसके तो 3-4 डिग्रियां होंगी। और जो गांव वाला है, दिहाड़ी है, वो अपना काम में लगा हुआ है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि टीवी में क्या आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है। आप देखेंगे जो लोग ज्यादा डरपोक, आप याद कीजिए तो देखेंगे कि जो ज्यादा मास्क लगा रहे हैं वो ज्यादा पढ़ा लिखे हैं। तो गांव वालों को बुद्धू बनाना आसान नहीं है। ये जो पढ़ लिख गए हैं तो वही बुद्धू बनते हैं। अभी भी देखिए जो HMPV जो चल रहा है टीवी में, मैं वही करने वाला था सवाल जी। तो इसमें भी डर, जो लोग डर के आते हैं वो कौन लोग हैं? वो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे, कल्चर्ड लोग, सो कॉल्ड। गांव वाला नहीं आके बोलता है, जब गांव से मिलता हूँ उनका सवाल ये नहीं होता कि HMPV आके क्या करें, वो तो खुश है अपनी जगह पे, वो मानते ही नहीं इन चीज़ों को। उनको ये होता है बेसिक इंस्टिंक्ट, जो हमारे जो एक इंस्टिंक्ट होती है, इनर इंटेलिजेंस होती है, जैसे एनिमल्स की होती है कि खतरा को भांपना, वो शक्ति गांव वालों में है क्योंकि वो जमीन से जुड़े हैं। लेकिन जो शहरी लोग हैं वो जमीन से हट गए हैं। मैं बोल रहा हूँ लिटरली जमीन से जुड़ते हैं। जैसे मान लो जूते उतार के अगर आप जमीन में चलेंगे आप, तो जमीन से इलेक्ट्रॉन आता है, वो आपको हिंट देता है, ठीक है ना, वो आपको इंटेलिजेंस देता है। गांव वाले तो जमीन से जुड़े हैं, ठीक है ना। एक भिखारी नहीं डरेगा, एक सड़क आदमी नहीं डरेगा, जबकि वो तो अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी टीवी में डॉक्टर्स PPE किट ऐसे पहने जैसे भूत की तरह, वही लोग पहन के घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा मरते भी वही लोग हैं, है ना। तो वही आपका सवाल का जवाब कि गांव वाले जो हैं दे आर मोर सेफ बिकॉज उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट अभी भी जिंदा है। अच्छा, एक सवाल मुझे याद आ गया आपके इसी बताने से। मुझसे लोग पूछते हैं कई बार कि ये जो सड़क के किनारे जो भीख मांगते हैं, उनके बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, नंग धड़ंग पड़े रहते हैं, कोई भी मौसम हो वो बीमार नहीं पड़ते। लेकिन एक बड़े घर का बच्चा बहुत सेफ रखा जाता है, हर चीज़ से बचा के रखा जाता है, उसके बाद भी वो बीमार पड़ता है, उसको हॉस्पिटल भाग के जाना पड़ता है। तो क्या इन दोनों के शारीरिक बनावट में कोई अंतर होता है क्या? ये है अंतर है आपके डेफिनेशन में। सेफ किस चीज़ को मानते हैं, गंदा किस चीज़ को मानते हैं? ओके, मिट्टी को गंदा मानते हैं, जबकि मिट्टी ही सेफ है। हाँ, बाकी सारे एनिमल्स के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं सीधे मिट्टी में गिरते हैं। तो जैसे मिट्टी में आप होंगे, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि मान लो अगली बार आपको सिर दर्द हो, अगली बार आपको बॉडी पेन हो, या अगली बार आपको एंजाइटी हो, सीधे आप भाग के बाहर जाओ, जूते उतारो और जमीन से लग के बैठ जाओ। ओके, 40 मिनट बैठेंगे, दर्द गायब हो गया, माइग्रेन गायब हो गया, बॉडी एक गायब हो गया, एंजाइटी गायब हो गई, एंगर गायब हो गया। कैसे बैठना है सर? जमीन से बस ऐसे जूते अच्छा, उतार के, बिना जूते का? हाँ, बैठिए या चलिए। ओके, मतलब स्किन शुड टच द ग्राउंड, कंक्रीट नहीं, घास या मिट्टी, ठीक है, बाहर आउट। ठीक है। तो जैसे हम धरती को टच करते हैं तो हमारी वोल्टेज शून्य हो जाती है। अभी शून्य नहीं है, अभी धरती पे नहीं है, शून्य होता है, हमारी इम्यूनिटी पीक पे हो जाती है। ओके, हाँ, आप देख रहे हैं अभी इतने ठंड में अंदर बैठ के भी हम 2-2 ये पहन के, एनिमल्स तो बाहर ऐसे घूम रहे हैं, सारे एनिमल, कोई भी तो नहीं मरेगा, लेकिन उनके पास एक पावर है, धरती से जुड़े हैं, उन्होंने जूते नहीं पहने हुए। तो जैसे ही आप जूते उतार के धरती में चलेंगे, कभी करके देखना, तो आपको ठंडी लगेगी, आपको ठंडी लगेगा, आपको पेन नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको डर नहीं लगेगा। जैसे आप धरती पे चलेंगे तो भिखारी का एडवांटेज क्या है, उसको जूते चप्पल ही नहीं होते, तो उनका घर भी नहीं है, तो दे आर मोस्टली लाइक लिविंग लाइक एनिमल। तो उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। और एक बच्चा जो बड़े घर का है वो पहली बार धरती को कब छूता है? कई साल बाद।
अजाने कब, पता नहीं वो छूता है भी कि नहीं छूता भी छूता नहीं। है। तो धरती से जो एक मिलना था टॉनिक वो तो मिला ही नहीं उसको, है ना, हाँ। तो वो एक छुई मुई सा हो जाता है, ही इज वेरी कंट्रोल्ड, वो ऐसा बन जाता है कि ही नीड्स ओवर प्रोटेक्शन, है ना। तो धरती से जो बैक्टीरिया आते हैं, जो धरती के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आते हैं, उनका रोल होता है कि इम्यूनिटी को डेवलप करके डेवलप रखने का। तो जो डेफिनेशन है कि भाई सेफ किसको माना जाए, उसमें गड़बड़ है। सेफ है जब धरती को टच करें, लेकिन क्या है कि कोई बड़ा आदमी वो धरती मतलब गंदा, मिट्टी, मिट्टी से दूर, ऐसे ही कुछ बोलेंगे। अच्छा, मजेदार बात कहना, मुझे याद आ रहा है कि मैं तो गांव से हूँ। वो हमारे यहाँ बोलते थे सरसों का बुकवा बोलते थे, जो सरसों पीस करके बच्चे को लगाते थे बॉडी में, ऐसे नंगे छोड़ देते थे जमीन पे, खेल लो तुम। सर एक बात बताएं आप, जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बताया कि मैं कल माइग्रेन से परेशान था, तो आपने कहा कि आप कुछ बताएंगे। माइग्रेन वालों के लिए क्या बताएंगे, क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं, डॉक्टर भी कहता है बीमारी नहीं है, एक मेंटल पोजिशन ही है। माइग्रेन मीन्स माइक्रो इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। ओके। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ बॉडी बताएगा बाय गिविंग पेन। हाँ। ठीक है ना, यहाँ इन्फ्लेमेशन घुटने में तो घुटने का पेन आएगा, तो इन्फ्लेमेशन है, तो वो ट्रिगर कर जाता है कभी कभी। खास तौर पे कई लोगों को जब भूखे रहते हैं तब ट्रिगर करता है जी। तो भूख ना बोल के वो पेन बताता है बॉडी को। ओके। तो ये है, तो उनको एक तो ये कि उनको भूखे रहना ही नहीं है फिलहाल तो। जी। अब ठीक कैसे करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बता देता हूँ। एक तो ये कि बी ऑन DI पीरियड जो मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको, और दूसरा ट्राई नॉट टू ईट आफ्टर 6 PM और आफ्टर 7 PM। जब ये करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months to 3 months वो जो माइक्रो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगा, जैसा हमने अपने पेशेंट में देखा। उसके बाद से माइग्रेन इज स्विच्ड ऑफ हमेशा के लिए, नंबर 1। और दूसरा हमारे पास मैं आपको दूंगा, वी कॉल इट 2 second ऑयल। अच्छा। 2 second ऑयल, जब भी आपको माइग्रेन हो 2 second ऑयल आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं, biswaroop.com, 100 रुपये का ही है। उसको जैसे ही माइग्रेन का पहला दर्द शुरू हुआ कि अभी एहसास हुआ, उसको लेके सूंघना है, इतना ही, सूंघते ही 2 सेकंड, 1-2 माइग्रेन गायब। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर अगर मान लो आपको माइग्रेन नहीं है या हेडेक नहीं है तब सूंघेंगे तो हेडेक आ जाएगा, अरे गजब। तो ये भी ध्यान रखना है। तो वो मैं आपको दूंगा, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो एक बार खरीदना है, 100 रुपये का खरीद लिया, 100 रुपये कुछ भी नहीं होते, और क्योंकि सूंघ रहे हैं आप तो वो खत्म भी नहीं होगा, और 3 साल चलेगा। और उसमें एक कार्ड भी दिया है, सर्टिफिकेट। ओके। 3 साल बाद वो सर्टिफिकेट में डेट लिखा हुआ है, वो सर्टिफिकेट लाके हमें दीजिए, आपको एक और दे देंगे फ्री में, यानी कि 100 रुपये में जिंदगी भर का हेडेक खत्म। क्या बात है, तो बहुत बहुत। जी 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 जी। तो यही बोल रहा हूँ कि कोई लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद तो बहुत धीरे धीरे काम करती है, 2 सेकंड में काम कर रही है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आयुर्वेद से फास्ट क्या हो सकता है, आयुर्वेदिक ऑयल है, इतना तेज इंजेक्शन भी काम नहीं करता, कुछ नहीं काम कर सकती है। मैंने आपको हॉट वाटर बताया, आधे घंटे में काम करती है, तो इतना फास्ट तो पैरासिटामोल भी काम नहीं करती। तो चाहे वो इमरजेंसी हो या चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, हर चीज में मैंने देखा है कि जो एक नेचुरल सिस्टम है दैट वर्क फास्टर, दैट इज सेफर, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, राइट, एंड दैट इज चीपर आल्सो, है ना। क्या बात है सर। लास्ट में, क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो बाकी रह गए हैं, फिर कभी बैठेंगे उसके लिए, लास्ट में आपका अभी मिशन क्या है, क्योंकि बहुत सी रुकावटें भी हैं, आगे आपका ड्रीम क्या है, अगले 5 साल में आप क्या करने वाले हैं कुछ नया लोगों के लिए? हाँ, पहले ये बता दीजिए, फिर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। देखिए, इसमें ये है कि जो मैंने बताया इसमें आपने देखा होगा 99% चीज़ें सारी चीज़ें घर पे लोग कर सकते हैं, और ये बड़ा फास्ट काम करता है, तो प्रूवन साइंस है। अब मेरा ड्रीम ये है, अभी तक का जो प्लान है, कि भाई मैं अकेला ना होकर मेरी तरह खूब सारे लोग हो जाएं। ओके। तो इस मिशन में चल रहा हूँ, और इस मिशन में 23 जनवरी 2025 सॉरी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन पूरे देश में 500 क्लिनिक हम खोलेंगे। 500 क्लिनिक सारे तैयारी हो चुकी है, बस उस दिन इनॉग्रेशन करना है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं coronakaal.tv में जाके, और उस दिन एक खास ट्रेनिंग मैं दूंगा ऑडियंस के लिए, जो लेमैन है, जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं। ट्रेनिंग में वो सारी बातें बताऊंगा जो 1 घंटे में बताई जा सके, और उस ट्रेनिंग के लिए कुछ टूल्स भी होंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद जो एक बेसिक फियर होता है, बात बात पे डॉक्टर पे जाना है, अरे दर्द हो रहा है डॉक्टर पे ले जाओ, अरे बेहोश हो गया डॉक्टर पे ले जाओ, उल्टी आ रही डॉक्टर पे ले जाओ, दर्द हो रहा है डॉक्टर, तो आप अपना डॉक्टर खुद बन जाएंगे। तो मेरा विजन मिशन ये है कि लोग अपना डॉक्टर खुद बने, और मेरी तरह हजारों और लोग इंडिपेंडेंट बिना मेरे से सलाह लिए काम कर पाए। तो इसी मिशन में आगे चल रहे हैं, नॉलेज को लोगों तक पहुंचाओ, दैट इज द मेन गोल। एक सवाल दिमाग में अटक गया सर, आखिरी कहते कहते 2-4 सवाल बढ़ गए। कोरोना काल लाइव टीवी, कोरोना काल लाइव टीवी आप बार बार बता रहे हैं, ये कोरोनाकाल.tv, कोरोनाकाल.tv,
ये नाम क्यों आपने लिया? ऐसा हुआ ना कि जब मेरे सारे चैनल उड़ गए, हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब उड़ गए, हाँ, फिर दोबारा बनाते हैं, अगले दिन फिर उड़ जाता है। हाँ, तब मैंने एक वेबसाइट बनाया, ये वेबसाइट बोलें या पोर्टल बोलें, या OTT प्लेटफॉर्म बोल देंगे इसको, ओके, www.coronacall.tv। ओके, उसमें मैं अपने सारे वीडियोस डालता हूँ, ओके। उसमें से कोई नहीं उड़ा सकता, है ना। तो और वो बना ही कोरोना काल वाले टाइम में, कोरोना के चक्कर में सारा कुछ डिलीट हुआ, तो उसका नाम ही मैंने coronacall.tv रख दिया। तो मेरे सारे वीडियोस कहीं मिले ना मिले, वहां तो मिल ही जाएंगी, वहां से अच्छा कोई दिमाग डिलीट नहीं कर लगाया सकता। आपने, हाँ दिमाग अच्छा लगाया आपने। हाँ, तो कलेक्शन एक जगह तो है ना कम से कम। मुझे लास्ट में चलते थे, कोई ऐसा मंत्र देना चाहेंगे लोगों के लिए जिससे आपको लगता है कि लोग ये बहुत ज्यादा करते हैं या ये ना करें, कोई भी ऐसा मंत्र स्वस्थ रहने DIP के अलावा? देखिए, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इफ यू कैन मेंटेन योर सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक रिदम होता है, सर्केडियन क्लॉक होता है। अगर आपने इसको मेंटेन कर दिया तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहेगी। इसको मेंटेन करने के लिए व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट आफ्टर 6 PM। सिर्फ इतना जितना मैंने अभी बताया, इफ़ यू कैन डू दिस, अगर सिर्फ इतना ही कर लेंगे तो भी आप देखेंगे कि तो भी क्या देखेंगे, विद इन 7 डेज आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। विद इन 15 डेज आपका जॉइंट पेन कम होने लगेगा। विद इन 21 डेज आपके अगर एंजाइना वगैरह उसमें फर्क आने लगेगा। विद इन 1 मंथ आपका 5% वेट घट जाएगा। विद जस्ट दिस एवरी वीक एक एक आपको फ़ायदा दिखता रहेगा। वन चेंज, टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। थोड़ा बहुत चीटिंग चल जाएगा बट इसके आसपास ही रहिए। मज़ेदार बात समझिए आप क्या कि ये जो पद्धति है, जिन चीज़ों पे बात हुई, जिस पे लाखों लोग, जैसा आप कह रहे हैं कि लोग ठीक हुए हैं, डिजिटल दुनिया में लोग आपको पूछते हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो वो क्या है? वो हमारे उन बुजुर्गों की, दादी बाबा की बातें हैं जो आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। अगर हमने इसको डिसबैलेंस न किया होता, न इसको हम डिस्टर्ब करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। उसके बाद भी आपकी बॉडी का एल्गोरिदम या मैनेजमेंट इस तरह का है कि कोई भी बीमारी वो अपने आप ठीक हो सकती है कि अगर आप अपने बॉडी को प्रताड़ित नहीं करते हैं तो। और उसके बाद भी अगर लगता है कि आप इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो इस एपिसोड में ऐसे कम से कम 2500 चीज़ें बताई गई हैं जो आपको अलग अलग बीमारियों से निजात दिला सकती है। लगता है कि बहुत कुछ बाकी रह गया है, तो कमेंट में लिख भेजिए आप, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट में बैठेंगे तो उन सवालों का भी जवाब लेकर के आएंगे। तब तक आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी करता हूँ एक नए एपिसोड के लिए।